अगर इतना मार्जिन है 3% है और उसमें मार्जिन ही मार्जिन है, तो आप ई कॉमर्स पे फोकस छोड़ के रिटेल पे आ गए। बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, 3% से ज्यादा ई कॉमर्स नहीं हमारे मुल्क में। अगर मैं आज रॉकेट से या अली बाबा से लड़ने जाता हूँ एज अ प्लेयर, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कॉम्पीट करना चाहता हूँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं। पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस क्या हैं? पहली चीज को चलाने के लिए स्मार्टफोन पेनिट्रेशन होना जरूरी है कि सबके हाथ में स्मार्टफोन हो। दूसरी चीज होती है इंटरनेट पेनिट्रेशन। जब आपके पास इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो आप अपने कोर से दूर हैं। किसी भी पाकिस्तान के बड़े से बड़े कोरियर को आप बोले मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ, मुझे अकाउंट बनाना है, एक एफिडेविट साइन करवा देगा आपसे तो और अकाउंट बना देगा। मैं जानता हूँ कोरियर को जो कैश देने को तैयार है। आप कैश कब देते हैं? इसीलिए आप पूरी अनडॉक्यूमेंटेड चीजें रखना चाह रहे हैं ना। इंडस्ट्री से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, उनको आप ई कॉमर्स का क्या चेहरा या क्या साइड है जिससे रूशनास करवाना चाहेंगे? आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाए वो अपना बनाए। सॉक्स कोई ब्रांड नहीं पाकिस्तान में, लिटरली नेसेसिटी ब्रांड्स में हम कूदे ही नहीं। न्यू कमर्स हैं, वो क्या गलतियां करते हैं आपके ख्याल में जो सबसे ज्यादा? जेनजी के पास जो डेटा है वो इतना है कि उसको लग रहा है मैं कॉफी की दुकान भी खोल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर मुझसे गलती हुई है मैं आज उसको ड्रॉप करने को तैयार हूँ और मैं सही करने को तैयार हूँ। मैं चाहूंगा आप टेलीमार्ट का फुटप्रिंट बताएं कि पाकिस्तान से बाहर क्या फुटप्रिंट्स हैं। टेलीमार्ट पाकिस्तान से बाहर काम नहीं करता। टेलीमार्ट को स्पेसिफिकली हमने बिल्ड इसी तरह किया था कि हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हर रिटेल स्टोर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर रिटेल स्टोर में सब काम करता है। कितने ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं आपके साथ? 108 ब्रांड्स हैं करंटली जो हम रन करते हैं। मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट पान के खोखे भी रखवाना है तो मैं पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर गांव देहात में रखवा सकता हूँ। पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अगले 5 से 10 साल में कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? कि मुझे तो अच्छी चीज दिख रही है आगे। पैसे भी बना रहे हैं, पैसे खर्च भी कर रहे हैं, जीएसटी वाली चीज आती है तो मुझे और अच्छा दिख रहा है। आप 14 ग्लोबल अवार्ड ले चुके हैं। अगर मतलब आज इस साल में या अगले साल में मुझे एक आधा अवार्ड और कोई दे देता है अवार्डिंग बॉडी, तो मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसके पास इतने अवार्ड्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लिव विद पर्पस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो पाकिस्तान में ई कॉमर्स के गुरु हैं, टेलीमार्ट के फाउंडर हैं, 14 ग्लोबल अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और फोर्ब्स 30 अंडर 30 में फीचर हो चुके हैं। हमारे साथ अहमद रऊफ ईसा साहब आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बीइंग ऑन द शो। अहमद, हम आज बात करेंगे टेलीमार्ट की जर्नी के हवाले से और आपकी जो पर्सनल जर्नी है वो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, और उसके बाद जो ई कॉमर्स के पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि इतनी यंग एज में टेलीमार्ट के फाउंडर बनने का या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का जो ख्याल है ये कब आया और कैसे आया? अर्ली एजुकेशन, स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस तरह से ये सारी फाउंडेशन बनी? सही। तो स्कूलिंग जो है वो मेरी यहाँ पे 2 स्कूलों में मैं रहा। एक प्रोग्रेसिव स्कूल थी, फिर एक बहरिया थी, कारसाज, एंड देन आई वेंट टू कॉमिक्स। क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे नहीं तो हमने सोचा कॉमर्स कर लेते हैं। तो एक कॉमिक्स कॉलेज है यहीं पे कराची में, वहाँ से एजुकेशन ली। एंड उसके बाद आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, उसका नाम है CBM, IUBM कहते हैं उसको। तो मैंने वहाँ से अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया। व्हेन आई स्टार्टेड माय बैचलर्स, तो अनफॉर्चुनेटली पहला या दूसरा सेमेस्टर था मेरे बैचलर्स का एंड माय फादर लॉस्ट हिज कंपनी। तो मेरे फादर एक कंपनी चलाते थे, उसमें पार्टनर्स थे, पार्टनर्स ने कंपनी हाईजैक की। आज भी उसका केस चल रहा है, मेरे ख्याल है कुछ 14-15 साल हो गए। एंड तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। फोन्स वाज समथिंग जो मैंने बचपन से देखा है। तो ये जैसे नॉर्मली बच्चों ने खिलौने देखे होते हैं, ऐसे हमने फोन्स देखे हैं। उसका रीजन ये था, मेरे फादर का काम ही फोन्स का था एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान जिन्होंने फोन्स का काम किया। तो जब फोन्स हम देख रहे थे, चीजें देख रहे थे, वही चीज अपनी मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करते थे। मोबाइल फोन्स पहले मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। फिर कनेक्शन के लिए भी इंस्टा फोन के डीलर थे, 3 फ्रेंचाइजें इंस्टा फोन की थी। फिर मोबाइलिंक आया तो मोबाइलिंक की भी उन्होंने फ्रेंचाइजें ली। देन ही स्टार्टेड अ रिटेल चेन बाय द नेम ऑफ मोबाइल पॉइंट। तो मोबाइल पॉइंट के नाम से कोई 11 या 17 दुकानें खोली कराची में। एंड देन ही थॉट कि यार उसको एक कंपनी का फॉर्म एक पूरा देते हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी लें, चीजें करें। तो ही स्टार्टेड यूनाइटेड मोबाइल एज द फाउंडर एंड चेयरमैन। और उसके बाद एक एक करके सालों साल ऐड करते गए, अपने साथ पार्टनर्स इंडक्ट करते गए कि यार ये साइड तुम देख लो, ये साइड तुम देख लो। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हो जाता है कि 5 पार्टनर्स ने मिलकर चेयरमैन को निकाल दिया। सही है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द ओनली थिंग कि यार आप कोर्ट जा सकते हैं। हम कोर्ट चले गए, आज भी कोर्ट में खेल रहे हैं, जीता हुआ केस एक हम, मतलब वही चलता रहता है हमारे मुल्क में। तो मैं जब घर में बड़ा हूँ, भाइयों में बड़ा हूँ, तो बहन सबसे बड़ी है मेरी, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटा भाई है। तो मैं भाइयों में बड़ा हूँ तो मैंने लगा चलो कुछ करते हैं। तो ओनली थिंग जो हमें समझ आ रही थी वो मोबाइल थे।
सच्ची बात है। लेकिन ये अहमद, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस हाँ कि वालिद साहब की कंपनी थी, वो टेक ओवर हो गई हाँ और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैंने भी यही काम करना है। हाँ। तो नहीं, मतलब बजाय ये कि आप थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाएं हम्म, कि ये काम नहीं करना, हम्म, इसमें तो ये इस तरह के मसले आ जाते हैं। हाँ। नहीं, मसले तो आपने कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, उसके ओके अलावा कोई चीज ऐसी थी ही नहीं कि जो इंसान बोले। शौक भी फोन्स का, मतलब करते भी फोन ही थे, हमेशा भी फोन देखे, मार्केट भी जाहिर सी बात है हमारे वाले साहब, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे पहले आदमी, आज आप किसी मोबाइल दुकान पे जाके बोले अब्दुल रफीक है, वो जानता है। सही है। तो वो हमें एक पता था कि यार शायद हमें एडेड एडवांटेज मिल जाए अगर मैं यही काम करता हूँ ओके तो हमने बोला यार चलो अब जीरो से बिल्ड नहीं करनी कोई भी चीज, एक हमारे पास लेगेसी है तो हम उस लेगेसी को कहीं ना कहीं से उठाने की करते हैं। तो मोबाइल फोन का काम स्टार्ट किया, पहले होलसेल स्टार्ट किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की। एक पंजाब बेस्ड ब्रांड था G5, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ली। नोकिया के मतलब नोकिया के होलसेल कर रहे हैं, आईफोन होलसेल कर रहे हैं, अलग अलग चीजें बेच रहे थे, बट दैट वाज नॉट समथिंग जो क्लिक कर रही हो। और इसमें से अहमद कुछ भी ऐसा नहीं था जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो, ये आप सब कन्वेंशनली कर रहे थे? कन्वेंशनल होलसेल हो रहा है। अब वो ओके होलसेल मेंटालिटी, और एक बच्चा जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया हो और वो यूनिवर्सिटी पे उस टाइम बर्गर यूनिवर्सिटी मशहूर हो, सही है, तो वो एक बड़ा अजीब सा बैलेंस नहीं हो पा रही थी वो चीज। विच ईयर इट वाज? इट वाज 2011, ओके लेट 2011 2012। तो ओके अब वो जब हम देख रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, और ये कितना खतरनाक डिस्कनेक्ट है कि एक यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, वो मैं आपको कह रहा हूँ बर्गर यूनिवर्सिटी जो उस टाइम मशहूर थी, एंड दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही कन्वेंशनल होलसेल माइंडसेट। सही है, उनकी जो है वो जबानें भी बिल्कुल अलग, वो हमारे यहाँ कराची में तो गुटके भी खा के बैठे हैं, और वो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट और गैप था कि मैंने बोला यार ये नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा टाइम। तो हम उस टाइम पे खैर सप्लायर भी बन गए ई कॉमर्स, जो उस टाइम पे कंपनीज थी, छोटे मोटे स्टोर्स थे, तो वो 3-4 स्टोर्स थे, उन सबके हम सप्लायर थे टॉप के, हम उनको सप्लाई कर रहे ई चीजें कॉमर्स स्टोर्स ई कॉमर्स स्टोर्स के। तो हम ओके उनके वेंडर बन गए ओके क्योंकि हम होलसेलर तो थे। एंड देन हम्म आई रियलाइज एक टाइम पे कि यार ये जो कर रहे हैं और जिसको ये ई कॉमर्स कह रहे हैं वो ई कॉमर्स तो नहीं है। उसका रीजन है मैं ग्लोबल ई कॉमर्स का बहुत पुराना बायर और सेलर हूँ, हम्म जो आज अमेजोन की हवा लगी हुई है हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों से। तो मेरे पास 2009-10 का अकाउंट है अमेजोन का, सेलर अकाउंट यूएसए ओके का। ये जो लोगों के पास उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे। तो वो उस वक्त आपने क्या सोच के बनाया, उस पे क्या सेल ऐसे कर रहे ही थे? बस बनाया था, 2-3 आइटम लगाए थे और कोई ऐसे सेलिंग नहीं हो रही थी। बट देन अगेन मेरे पास उसका क्लियर आइडिया था कि पूरा अमेजोन का सेलर सेंटर चलता किस तरह है, सेलर ओके डैशबोर्ड्स किस तरह के हैं, हो क्या रहा है, शिपमेंट्स किस तरह होती हैं। फिर मैं ईबे से खरीदता था, मैंने एक सर्विस ली हुई थी इंटरनेशनल, तो मैं ऑनलाइन खरीदता बहुत ज्यादा था। बेचने से ज्यादा मैं खरीदार सबसे खतरनाक था। सही है, मतलब दुनिया का कोई ऐसा ऑनलाइन स्टोर नहीं है बड़ा जिससे मैंने शॉपिंग ना की हो, इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट इंडिया, स्नैपडील इंडिया, मैं उनसे भी खरीदता था चीजें। सही, मैंने एक सर्विस ली थी एरामेक्स की, शॉप एंड शिप, तो मैं पूरी दुनिया से शॉपिंग करता था। अब जब मैं देख रहा हूँ एक तरफ एज अ सेलर कि ये डैशबोर्ड्स होते हैं, इस तरह काम होता है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि इस तरह खरीदारी होती है, स्टोर फ्रंट्स इस तरह के होते हैं, सही है, सर्विस इस तरह की दी जाती है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे जिनका सप्लायर हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या कर रहे हैं। तो हमने बोला यार चलो हम कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। और ये जो अहमद आपने अमेजोन पे सेलर अकाउंट बनाया और ये हम्म, चीजें आप कर रहे थे, बाइंग भी कर रहे हम्म। थे, इसके पीछे कॉन्शियस एफर्ट थी कि ये मैं ई कॉमर्स की लर्निंग कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ शौक ऐसे से ही कर रहे शौक थे? से खरीद रहा था कि यार ये आया चलो खरीदते थे, ये आया चलो वो भी खरीद लेते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें ले रहे थे और वहां पर डिस्काउंट में चीजें मिल जाती थी, सस्ते में यहाँ पे आ जाती थी, मैं खुश था अपने लिए। और इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको नहीं पता था कि इस सब से मेरी एक ऐसा ही फाउंडेशन है। बन रही है, और लर्निंग हो और रही है। हुआ ये कि जब वाले साहब की कंपनी जब जिस दिन गई ना, तो हमारे वाले साहब बिल्कुल जो है ना दरवेश आदमी है, तो वो अपने ऊपर कभी खर्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं, हम पे खर्चे किए हमेशा। सही है कि यार मेरे बच्चे चलो खुश हो, मेरे बच्चों के लिए जो भी बनाया मेरे। और हमने उनको देखा है कि एक 70 की बाइक भी नहीं होती थी पहले, फिर 70 की बाइक आई है, बिल्कुल छोटा सा घर होता था। अल्लाह ने करते करते उनकी मेहनत पे अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा कि एक पॉइंट पे आए जहां पे मीना की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला रहे थे, यूनाइटेड मोबाइल, उस टाइम पे मीना की सबसे बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। तो हमने वो पता था कि यार अल्लाह ने ये चीज दे दी। उसके बाद जिस दिन गई ना, तो लिटरली ऐसा माहौल था, वो जो नहीं फिल्मों में होता है कि यार कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ चलो घर है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा घर था, कुछ बेहतर गाड़ियां थी, बैंक में कोई पैसे नहीं है, कोई 4-5 लाख रुपए टोटल बैंक में पड़े हुए हैं अब्बू के, क्योंकि अब्बू बैंक अकाउंट भी वहीं रखते थे कंपनी के, उसी की चेक बुकें वहीं सब पड़ा हुआ है। अब हमारे पास तो एक्सेस ही नहीं किसी चीज का। तो उसके बाद जो जीरो से चीज बिल्ड करनी, अल्लाह का करना है, केस हमने किया तो पहली एक इंस्टॉलमेंट फौरन आई, फिर बाकी तो चीजें आई नहीं, आज तक पड़ी है। लेकिन वो जो चीज था ना कि एक टेंशन, जहां पे मुझे दिखता है हम जाहिर सी बात है एक सर्टेन तरीके से ब्रॉट अप किए जा रहे थे, वो तरीका जो वहां पे टूटा ना, उसको आज भी मैं कहता हूँ यार अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। वरना आज मैं शायद एक अच्छे बिजनेस ओनर का एक बेटा होता, जो कि शायद थोड़ा सा स्पॉइल्ड ब्रैट होता। सही है, लेकिन हुआ ये कि वो जो चीजें गई ना, तो हमें पता था हर चीज अब जीरो से करनी है, खुद करनी है, तो एक मेहनत करनी रियलिटी है। चेक मिला।
और वो जो थप्पड़ पड़ती है ना कितनी दफा वो जरूरी होती है। हम्म, और फिर अल्लाह ने ऐसे सिचुएशन बनाता गया कि ई कॉमर्स देखा लोग नहीं कर रहे, हमने बोला हम कर लेते हैं, उसमें गलतियां भी की, तो बेतहाशा अहमद ये गलतियां। आज आपको लग रहा है ना कि हाँ इट वाज अ ब्लेसिंग इन हाँ, डिस्गाइज, एक उस टाइम पे नेमत? बहुत बुरा उस लगता टाइम था, कैसा लग रहा था? उस टाइम पे बहुत बुरा था। सही है, मतलब मेरे वाले साहब, मैं कह रहा हूँ जब दरवेश आदमी है, तो मैं आपको ये बताऊं, मेरे वाले साहब के जो पहले दिन 2000 मेरा 2000 में अर्ली या एंड 2000 में उनकी कंपनी बनी थी, जो पहली दफा विजिटिंग कार्ड बने थे ना, उन्होंने कभी नहीं बांटे। हम अपने वॉलेट में रखते थे बांटने के लिए, हमारे अब्बा चेयरमैन है भाई यूनाइट का, तो हमारे लिए वो चीज इतनी बड़ी थी। और जब वो चीज छीनी ना, तो लिटरली एक सदमा था कि यार ये अब करेंगे क्या, होगा क्या, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये नहीं बोल सकते वाले साहब को कि यार आपकी दाढ़ी सफेद होगी तो भी आप जाके काम करिए, तो नहीं बोल सकते। तो हाउ एक मेनी चीज, सिबलिंग्स यू आर? बहन है बड़ी, फिर मैं हूं और एक छोटा भाई यू है। आर द एल्डेस्ट आई ब्रदर? एम द एल्डेस्ट, तो Okay. जाहिर है वो तो एक टूट रही ना हमारे ऊपर ही थी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने शोल्डर्स पे फील हुई? ऐसे ही तो मैंने उसी टाइम पे मैंने लगा चलो यार कोई बात नहीं, पढ़ाइयाँ होती रहेंगी, सब कर रहे हैं, साथ साथ हम काम करेंगे। काम सेट हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ स्टार्ट किया, फिर ई कॉमर्स में गए तो चीजें माशाल्लाह क्लिक करना शुरू कर गई। सही, जो माइंडसेट था, चीजें थी कि यार ये चीज बनानी है, वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह दिखना शुरू हुई। बहुत सारी चीजें गलत की, जाहिर है एज एक फैक्टर था, एज फैक्टर भी था, इमेच्योरिटी थी हमारी, सही, चीजों को सोचने का तरीका भी हमारा गलत था। लेकिन उसमें पूरा कॉम्प्लीमेंट करता हूँ मैं अपने वाले साहब को कि उन्होंने क्या बोला, बेटा खेल लो, जो दिल करता है करो। सही है, उनको शायद अपनी परवरिश पे भी भरोसा था कि यार ये ऐसी बेवकूफियां नहीं मारेगा। छोटी मोटी बेवकूफी होती है, लेकिन जब आप उसको अलाउ नहीं करते ना, कितनी बार बच्चों को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। फिर अल्लाह का नहीं बात है, ऐसे ही है, फिर अल्लाह का शुक्र है वो चीज स्टार्ट हुई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आप आए तो मोबाइल से ही शुरू किया? और एक मोबाइल और एंड सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। होगा कि आप पहले से मोबाइल का होलसेल का कर रहे थे और ई कॉमर्स के वेंडर भी थे कुछ स्टोर्स के, ई कॉमर्स स्टोर्स के, तो वो क्या पेन पॉइंट्स आपने देखे उस वक्त में जिनको आपको लगा कि मुझे एड्रेस करना है? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग थी जो आप करना चाह रहे थे, जो आपको इवेंचुअली टेलीमार्ट में ले आए? देखिए, दो चीजें होती हैं ई कॉमर्स के लिए, दो चीजें उस टाइम पे हमने रियलाइज कर लिया था, वन इज ट्रस्ट, वन इज प्राइस। ओके। प्राइस को मुझे पता था कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल की गेम देख रहा हूँ। तो मुझे पता है जिस बंदे को मैं एक चीज 13,000 की दे रहा हूँ, वो 14-15,000 की बेच रहा है, तो मैं अगर उसको 13,000 की दे रहा हूँ, मैं 13,500 की भी बेचूंगा तो मेरे लिए बहुत मार्जिन है। जब मैं उसको 13 पे दे रहा था तब भी मैं खुश था। सही है, हालांकि उधार पे दे रहा हूँ उसको, तो क्योंकि आप किसी के वेंडर बने, वो आपको रियल टाइम कैश तो दे नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मतलब मैं 13 पे अगर बेच भी दूंगा ना कैश पे, तो कोई बुराई तो है ही नहीं, तो मुझे पेनिट्रेशन के लिए एक अच्छा प्राइस पॉइंट मिल जाएगा। तो प्राइस वाज समथिंग जिसको मुझे पता था मैं काउंटर कर सकता हूँ। सेकंड वाज ट्रस्ट। तो मैंने बोला यार मैं उसको एक कंपनी फ्लेवर दूंगा। जो आज तक ई कॉमर्स चल रहा है ना, वो चल रहा था दुकानों की तरह, कि भाई जहां पे एक दुकान की तरह एक बनाए, आप बोल रहे बेचो 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 बेचो, बस यही चल रहा था। सही है ना, उनके सच्ची बात है आउटलुक अच्छे थे, मतलब जो पूरा ई कॉमर्स एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, सर्विस अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब मैं उसको कंपनी फील दूंगा। जब मैंने उसको कंपनी वाइब दी, मैंने एक फैंसी ऑफिस लिया, चीजें ली, मतलब यार कुछ लोगों पे भी खर्च करते हैं, फिर हर चीज दिखाएंगे, फोटोग्राफी स्टार्ट की उस टाइम पे। मैं अपने हाथ से 3-4 साल स्टार्ट किया, मैंने अपने हाथ से फोटोग्राफी की, जितनी आप पे वो सोशल मीडिया पे दिखती थी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात कर रहे प्रोडक्ट हैं? फोटोग्राफी भी मैं कर रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, मैं हर चीज कर रहा था अपने हाथ से। ये 2012 की बात कर रहे हो? ये 2012 से स्टार्ट हुआ और 17 तक मैंने ही किया है। ओके, एंड हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? उस टाइम पे 2012 का मतलब 21 साल का था। और आपके साथ पढ़ाई भी चल रही थी? साथ पढ़ाई चल रही थी, मेरा अपना बैचलर्स चल रहा था, 2015 में मेरा बैचलर्स हुआ, फिर मैंने अपना मास्टर्स भी किया। तो मैंने पढ़ाई नहीं रोकी कभी भी, मतलब ये होता था क्लास ली और डायरेक्ट क्लास के बाद अगला 1 मिनट के बाद आप अहमद ढूंढे, अहमद नहीं मिलेगा, अहमद गया ऑफिस, निकल गया। तो वो मैंने इस तरीके से अपने आप को रखा। बहुत दैसी बात है, रफ रूटीन थी, लेकिन वो रूटीन जरूरी थी, उस जो है ना टाइम की नीड थी, वो नेसेसिटी थी हमारे लिए। और ये शुरू टेलीमार्ट के ब्रांड नेम से किया था? टेलीमार्ट ही किया। ये नाम कहाँ से ज़हन में आया, इसके क्या साइंस? मेरे दिमाग में ये था कि लोग उसको बड़ा टेलीफोन ओरिएंटेड ले जाते हैं। सही है, कि लोगों को लगता है टेलीफोन से टेलीमार्ट निकला है। टेलीमार्ट का मतलब ये था कि फोन पे मार्ट। ओके, सही है, क्योंकि ग्लोबली तो उस टाइम भी एप्स चल रही थी ना, पाकिस्तान में ऐप नहीं थी। पाकिस्तान की पहली शॉपिंग एप्लीकेशन हमने बनाई थी 2014 में, हमने उसको लॉन्च किया, पहली एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन थी उस टाइम की। सही है, उसके बाद हम चलाते रहे, फिर जाहिर सी बात है दूसरे प्लेयर्स भी स्टेप इन किए। सही है, पहले रॉकेट था, वो दराज जो है वो अलीबाबा उन करता है, तो पहले रॉकेट का था, तो रॉकेट स्टेप इन किया हुआ था हमसे पहले, क्योंकि पहले भी वो केमू चला रहा था, दूसरे स्टोर इस तरह के चला रहा था, मेजर स्टोर। उस टाइम पे सबसे बड़ा स्टोर वाज केमू। तो ये जब हमें देखा ना ट्रस्ट एंड प्राइस, ट्रस्ट को मैंने बोला यार हम फोटोग्राफी भी करेंगे, चीजें भी करेंगे, लोग हम पे ट्रस्ट करें। अब फोटोग्राफी का क्या है, हम उसको लाइव एनवायरनमेंट में फोटोग्राफी कर रहे थे कि देखो हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है। मैं सिर्फ गूगल से उठा के तस्वीर नहीं लगाई मैंने अपनी वेबसाइट पे, ये देखो मेरे पास मेरे उसमें पड़ा हुआ है, मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में शूट करते थे, स्टूडियो तो था नहीं, तो कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोडक्ट रखा और फोटोग्राफी करके लगाते थे, देखिए हमारे पास ये चीज पड़ी है, तो लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया। फिर एक कैटेगरी हमने लॉन्च की जो हमारे लिए आई बॉल्स लेके आई, बहुत अच्छी। होता ये है कि देखें
जब नया बिजनेस होता है ना, तो नॉर्मली लोग कहते हैं नया बिजनेस में क्या चीज जरूरत है। मैं कहता हूँ इनिशियली उसको एक ऐसी कैंपेन या ऐसी चीज चाहिए जिससे उसको लोग नोटिस करना शुरू कर दें। वो कैटेगरी मेरे लिए बनी, वो थे गोल्ड प्लेटेड फोन्स। गोल्ड प्लेटेड फोन। गोल्ड प्लेटेड फोन। अब हुआ ये, मेरा पड़ोसी है, उसने बोला यार मुझे 2-3 लाख में अहमद फोन चाहिए, 1.5-2 लाख में, एंड मैं वर्चू लेना चाह रहा हूँ। मैंने बोला वर्चू का फोन तो बहुत महंगा है मेरे भाई, वो इतने में नहीं आता। कह रहा गोल्ड प्लेट कोई भी चीज ऐसी हो जाए। उस पर मैंने रिसर्च की, मैंने एक इंटरनेशनल वो 2 वेंडर पकड़े, मैंने बोला यार मैं इनके साथ काम करता हूँ। गोल्ड प्लेटेड हमने पहला फोन बनाया उसके लिए, मुझे आज भी याद है, उस पर पीछे लिखा था हमने सिकंदर, उसका नाम लिखा था मेरे पड़ोसी। ओके। और मैंने उसकी तस्वीर खींची और लगाई। उसमें मेरे अपने घर वाले और मेरा भी यही था कि कौन ही खरीदेगा। एक ही था ये बाबला जो मेरा पड़ोसी था, बाकी कोई नहीं लेगा। तो उसके बाद हुआ ये, जब मैंने पिक्चर लगाई उसको इतना वायरल हुई वो पिक्चर, वो हर बंदा कह रहा है। और रियलिटी पहली चीज, जैसे आपने मुझे उस दिन देख के पहली चीज ये बोली ना, ये कराची में कैसे कर लेते हो, मेरी घड़ी देख के आपने पहली चीज ये बोली थी, सही है। वही चीज हुई उस जगह पे, उस पोस्ट पे, कि लोग टैग कर रहे हैं कि इनकी हरकतें चेक करो यार। हाँ। कराची की कंपनी और हरकतें देखो इनकी। और वो कराची का बुरा तरीन टाइम फ्रेम था वो वाला, कि जहां पे लूट मार हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नामालूम अफराद पूरा शहर बंद करा देते थे। उस टाइम पे हमने ये चीज लॉन्च की, गोल्ड प्लेटेड फोन लॉन्च कर। और वो हुआ ये, हमें भी नहीं अंदाजा था, वो क्लिक कर गया। एक तो वायरलिटी। अहमद कराची में किया या पैन पाकिस्तान? मैं आज पाकिस्तान के जितने बड़े MNAs, MPAs, इवन अल्लाह माफ करे गुंडे मवाली, सही है, जो बड़े बड़े गैंग्स चला रहे थे उस टाइम पे भी, आज भी, वो सब मेरे वायर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नजर आते थे हमें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको केटर किया हमने। अब वो जो चीज हमें मिली ना, और जो चीज हमें चाहिए थी कि यार लोग हमें नोटिस करें और लोग बोले यार इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी यूएसपी बन गई ना, वो ऐसी यूएसपी के लोग, हम किसी को बोलते थे ना यार टेलीमार्ट, वो कहता था वो गोल्ड आईफोन वाले। फिर हमने उस गोल्ड आईफोन की कैटेगरी को और एनहांस किया, फिर एप्पल वॉचेस भी गोल्ड प्लेटेड लाए, फिर हमने लिटरली मैकबुक्स बनाई है गोल्ड प्लेटेड। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म क्या था? आप हमने एक वेंडर रखा हुआ था जो ये सारी चीजें करता था हमारे आपके लिए, और हाईली कस्टमाइज्ड। कहाँ था आपका ये वेंडर? तो इंटरनेशनल था, इंटरनेशनल। पाकिस्तान में तो उसको कोई बना ही नहीं सका। मैंने बहुत ट्राई की पाकिस्तान में बनाने की। पाकिस्तान में कोई बड़े से बड़ा ज्वेलर जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कोई नहीं बना सका। हमने बहुत ट्राई की, उनसे नहीं बना। और वो हाईली कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, मतलब इट वाज अल्ट्रा लग्जरी। कि जैसे आपने अपना आईफोन लिया, अब आप सारे लोग आज 17 प्रो मैक्स है, सब 17 प्रो मैक्स ले लेंगे दोस्त यार। अब आपके पास कोई एज नहीं है उनके ऊपर, तो वो आए लोग गोल्ड प्लेटेड फोन्स पे, उस पर अपने नाम लिखवा रहे हैं, डायमंड्स लगवा रहे हैं, रूबी लगवा रहे हैं, महंगी से महंगी चीजें करवा रहे हैं, और लोग शौकीन थे, लोग कर रहे थे। वो चीज हमें बेनिफिट मिला। और फिर हमने हर चीज कोशिश की हम थोड़ी सी आड़ी करें, जो नॉर्मली लोग हो रहे हैं मार्केट में कर रहे हैं, वो चीज ना करें। उसकी वजह से क्या हुआ, रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई। हमारी पहली रिकॉग्निशन वाज 2015 के, जहां पे एक बॉडी है CEO वर्ल्ड अवार्ड, उसने हमें अवार्ड दिया। फिर वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है जो वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस कराती है, उसने वर्ल्ड रिटेल अवार्ड में 2 नॉमिनेशन दिए हमें। ओके। अब वो नॉमिनेशन में जब मैं वहां पे अवार्ड अटेंड करने गया, वो जाहिर है हम हार गए। वो वाली तो चीज सही है कि नए नए थे, और हमारे साथ जो लोग थे वो मतलब अली बाबा नॉमिनेटेड है, दूसरे लोग नॉमिनेटेड है। उसमें हमारे लिए नॉमिनेशन बहुत बड़ी थी, कि जहां लोगों ने बोला यार ये कुछ कर रहे हैं, ये लड़के कुछ चल रहा है इनका, ठीक है। तो वो चीज हुई। फिर इसके बाद अल्लाह का शुक्र है, बैक टू बैक चीजें मिलती गई। ई कॉमर्स से हम हिट किए, रिटेल साइड भी, क्योंकि हमें, और रिटेल हमें जरा ज्यादा मजा आया करने में, सच्ची बात है। ओके। अब वो जो रिटेल वाली साइड थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा अहमद, यहाँ पे मैं जरा सा रोक के आपको पूछूंगा कि आपको ये ब्रेक थ्रू तो मिला जो लग्जरी फोन से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि जो टेलीमार्ट के शुरू के ईयर्स थे, जो उसकी फॉर्मेशन थी, उस वक्त क्या चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजेस से आप क्या समझते हैं अभी जो न्यू कमर्स हैं वो किस तरह से उन चैलेंजेस से नेविगेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आपकी लर्निंग्स को लेते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि जाहिर है हम कोरे कागज से, हमें कुछ नहीं पता। देखिए, आप एक चीज खरीदते हैं, आप बायर एंड पे, जब कोई चीज बेच रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरह, टेक्नोलॉजी तो हमें छू के नहीं गुजरी थी, हमें पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी किस तरह चलती है, क्या होता है। सही है, हमारे लिए ओपन कार्ड भी कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई थी उस टाइम पे। सही, आज तो ओपन कार्ड को दुनिया में पूछता नहीं है। हमने बोला ओपन कार्ड पे वेबसाइट बना ली। जो बंदा जो कह रहा था ना, हम मान रहे थे, क्योंकि उसने बोला ये, उसमें बहुत लोगों ने चूना लगाया, जो आज भी होता है हमारे मुल्क में। तो बहुत लोगों ने, कोई बोला ये बना लो, वो बना लो। मुझे लिटरली एक बंदे ने एक वो टिकटिंग टेक्नोलॉजी लगा के दी थी। वो उसने बोला है 3 लाख रुपए की, उस टाइम के 3 लाख रुपए की टिकटिंग टेक्नोलॉजी है, कि कस्टमर यहाँ पे आएगा, आपसे बात करेगा। और बाद में हम रियलाइज कर रहे थे क्या बनाया हमने और क्यों बनाया हमने। वो लिटरली वेबसाइट 1-1.5 साल, 2 साल में डिस्कार्ड की। तो टेक्नोलॉजी वाज अ पेन, क्योंकि हमें पता नहीं था। जो चीज हमें पता नहीं थी ना, वो बस हम करे जा रहे थे, वो एक फ्लो में जा रहे थे। उसमें जाहिर सी बातें गलतियां हुई, नुकसान भी हुए,
हम कैटेगरीज में पहले अपने आप को हमने लॉक करके रखा था, हम स्पेसिफिक गए, फोन, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका रीजन ये है कराची में एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं, तो हमने बोला यही कैटेगरीज पे काम करना है, इसके अलावा नहीं करना। टीम बिल्ड करने में जाहिर सी बात है नए थे, कोई अंदाजा नहीं, हमसे बड़े लोग हम हायर कर रहे हैं, तो जो बंदा अगर मैं 30-32 साल का 35 साल का बंदा हायर कर रहा हूँ और मेरी एज 21 साल है, तो वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते, वो लिटरली उनका एटीट्यूड वाज लाइक के ओनर हो गए घर पे, या हमें ज्यादा पता है आपसे, हमने काम किया हुआ है, हमने 4 नौकरियां की, आपको कुछ नहीं पता। और वो जो चीज सबसे ज्यादा मैंने फेस की ना, कि हम किसी भी कंपनी से बात कर रहे हैं, सेलर से बात कर रहे हैं, हमने कोशिश है कि हम अपने वाले साहब को कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, कभी भी नहीं। तो मैंने अपने फादर को जब इन्वॉल्व नहीं किया ना, तो हम जा रहे हैं एज अ यंगस्टर जो उठ के चला गया मार्केट, और हम जाके बोल रहे हैं यार हमारे साथ काम करो। वो कहता था बच्चों के साथ काम नहीं करते। वो जाहिर सी बात है फेस पे था कि 21 साल का लड़का है ये, तो वो लोगों ने हमें सीरियसली नहीं लिया। फिर वो आहिस्ता 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 लोगों को लगा कि जब सफेद बाल हो गए, इससे बाद बीच में बाल उड़ गए, तो लोगों ने बोला यार ये अब कुछ जो है ना मैच्योर बच्चा है, अब उसको आ गया है। तो ये सारा गम खाना पड़ा आपको। अच्छा अहमद, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि टेक्नोलॉजी वाज अ पेन पॉइंट, तो इस वक्त जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं और वो नॉन टेकीज हैं, डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से नहीं है, वो इस चैलेंज को कैसे नेविगेट? देखिए अब आसान हो गया है, उसका रीजन है अब शॉपिफाई जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि इजीली, मतलब बेसिक इंग्लिश भी आपको आती है तो आपको शॉपिफाई आ जाता है। सही। अब शॉपिफाई ने वो पेन दूर कर दिया, जो सबसे बड़ा पेन था ना कि टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये जो इस तरह के मतलब रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपकी जान सुकून में ले आते हैं। आपको पता है कि यार मैंने जो भी अब करना है हो जाएगा, सिर्फ जाना है, रजिस्टर करना है। लिटरली सस्ती टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे सस्ती भी नहीं होती टेक्नोलॉजी। आज भी अगर आप कस्टम टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, मतलब टेलीमार्ट की अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी की बात बोलूं, तो आज अगर मैं टेक्नोलॉजी सिर्फ बेचना तो करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचना, क्योंकि कस्टम बनी हुई है, मेरे हिसाब से बनी हुई है, और वो दुनिया बनाई है हमने। तो टेक्नोलॉजी वाला जो पेन जो उस टाइम था, वो आज रिजॉल्व हो गया है किसी हद तक। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब टेलीमार्ट स्टार्ट किया, उस वक्त जो बिजनेस मॉडल था, जो उस वक्त जिस तरह से आप काम कर रहे थे, कितना पिवट किया ओवर द इयर्स? बहुत पिवट किया, मैं तो खेलता रहता हूँ उसमें से। मैं हमेशा ही कहता हूँ वो जर्नी थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप शेयर। देखिए जो लोग अपने आप को लिमिट करते हैं ना, और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और एक सर्टेन, मैं कहता हूँ जो फ्लेक्सिबल नहीं है उसमें एक सर्टेन ईगो है उसके एटीट्यूड में। सही है कि यार मैंने जो सोचा है वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए टाइम के साथ आप चीजें चेंज करते हैं। हमने सोचा था ई कॉमर्स बनाएंगे, स्टोर खुद चलाएंगे, मार्केट प्लेस कभी जिंदगी में नहीं सोचा, बाद में मार्केट प्लेस बने। हमने सोचा था मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बेचेंगे, हम उससे आगे बढ़े। हमने सोचा था कि यार हम टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल मेजेंटो पर लॉक है, लॉक रहेंगे, कभी सोचा ही नहीं कस्टम प्लेटफॉर्म का, हम वो भी हमने हटाया। हमने बोला हम रिटेल नहीं करेंगे, हम रिटेल भी करी। हमने वो कैटेगरीज करी। हम आज टेलीमार्ट पे आपको फार्मेसी की कैटेगरी भी दिखती है, सही है, क्या आप वहां जाके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। तो हमने अपने आप को लिमिट नहीं किया। हाँ बहुत सारी चीजें ओवर द टाइम गलत की, जैसे हम मानता हूं मैंने कोविड के टाइम पे सुपरमार्केट कैटेगरी स्टार्ट की। उस टाइम पे इतनी फ्लरिशिंग कैटेगरी थी, मैंने उसके लिए मैनेजर रखे सुपर मार्केट के लिए, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो एफएमसीजी के ऑन बोर्ड किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे बेचे। बाद में रियलाइज किया, मैंने बोला यार ये तो नुकसान का घर है, एक काम करते बंद कर देते। मैं इतनी आसानी से बंद कर देता हूँ कैटेगरी, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कहता यार नाम खराब हो जाएगा कि कैटेगरी बंद कर दिया, ये कर दिया या वो कर दिया। मैं आपको आपके सामने कह रहा हूँ ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि गलती हो गई, बंद कर दिया, क्या हो गया इसमें। बहुत सारी ऐसी गलतियां की जहां हमें दिखा कि यार ये चीज, और पिवट करने के लिए आज भी मैं रेडी हूं। हाँ मैं ये कहता हूं कि मैं रिवर्स का गियर नहीं लगाऊंगा। जैसे मुझे कुछ एक टाइम पे एक वीसी ने बोला कि यार तुम पैसे ले लो मुझसे, ये सारी कैटेगरीज बंद करो, तो सिर्फ फोन बेचो। मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा, मुझसे रिवर्स का गियर नहीं लगेगा। सही। और रिवर्स का गियर भी आप ये कह रहे हैं लगा के आप 5वें 6ठे गियर पे पहुंच गए थे, माशाल्लाह आप कह रहे हैं पहले पे ही आ जाओ बिल्कुल, कि जहां बिस्मिल्लाह की थी तुमने 2012 13 14 में, अब यहीं पे आ जाओ वापस और यही चीज बेचो। तो पिवट करने के लिए मैं आज भी रेडी हूं। मुझे लगता है कोई चीज वर्कआउट नहीं करी, मैं फौरन चेंज कर देता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि यार ये चीज करूंगा तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। मैं लोगों के सोचने के लिए बिजनेस ही चला रहा, मैं अपने लिए बिजनेस चला रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से बिजनेस चलाऊंगा, जो मुझे लगेगा राइट है मेरे लिए, आज मेरे पॉकेट को, मेरी बॉटम लाइन को देखने के लिए मैं वो चीज सारी करूंगा। मैं कॉर्पोरेट में गया, मैंने कॉर्पोरेट डिवीजन फिर बाद में बंद किया, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वापस खोला, कि मैंने बोला शायद मैं अर्ली घुस गया था उस चीज में, और मैंने बहुत पैसे जाया किए उसमें भी। तो गलतियां होती हैं, वो पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप उस गलतियों पे स्टिक कर जाए और आप बोले मैं इसको बस खींचता रहूंगा, कि नहीं मेरी एक सर्टेन ईगो है बिजनेस की कि मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ब्रांड इमेज है, ये है वो। ब्रांड इमेज उस वक्त रहता है जब ब्रांड रहता है। तो अगर आप ये हरकतें करना शुरू करते हैं और उसको ड्रैग करना शुरू करते हैं गलतियों को अपनी, कि यार मैं बंद नहीं कर सकता, तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, फिर आप उस ईगो को लेके कहां जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप बिजनेस पे फोकस करें और फ्लेक्सिबल रहें। जहां आपको लगे यार मेरे पास एक मूव है करने के लिए, बिल्कुल करें उस मूव को।
जो आप अहमद फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, समटाइम्स मेरे ख्याल में ये होता है कि जो फाउंडर्स हैं वो प्रोडक्ट के साथ इतना ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, उनको लग रहा होता है कि यही बस सब यही है, ऐसे वो पिवट नहीं कर पाते। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबल माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है, ये कैसे इनकलकेट होता है, ये कैसे बड़ा आसान है उसको करने के लिए। आप मल्टीपल कैटेगरीज को पढ़ना शुरू करें, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को पढ़ना शुरू करें। आज 4 लोगों को लगता है अगर कि यार अहमद में कुछ अकल है, तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं दुनिया की हर कैटेगरी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लिटरली लेना देना नहीं है, मैं वो भी पढ़ता हूँ। आप अगर अपनी इंडस्ट्री के बारे में आज मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं आपको वो इनसाइट्स भी दूंगा जो आप बोलेंगे यार इसको इतनी इनसाइट कैसे है मेरी इंडस्ट्री के बारे में। मैं उस लेवल तक हर ब्रांड को स्टडी करता हूँ। मेरे पास लिटरली ऐसे ऐसे ब्रांड, ऐसी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंसल्टेशंस भी करता हूँ पूरी दुनिया से लोग ब्रांड्स आते हैं मेरे पास, बड़े ब्रांड्स भी, जो कहते हैं यार भाई हमें बता दे क्या करना है, तो मैं उनके लिए स्टडी करता हूँ ना। मेरे पास आज मैं पाकिस्तान की कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है अदर देन एग्रीकल्चर, मैं हर कैटेगरी में हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या किस कैटेगरी में हो रहा है। जब आप स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आपको उसके अच्छाई पता ही नहीं कैटेगरी की। तो वो जो आपका डर है ना कि मैं इस बबल से बाहर निकलूंगा तो कहीं बर्स्ट तो नहीं हो जाएगा, सही है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं बबल पे 4 बबल 6 बबल मिला के ऑडी का लोगो बना लूंगा यार, कि मैं सारे बबल्स जुड़ सकते हैं आपस में, तो ये कभी भी बर्स्ट नहीं होता। तो तरीका ये होता है जब आपको पता ही नहीं है ना, तो जब आप मूव करने जा रहे होते हैं आप कहते हैं यार मैं मूव नहीं करता यार, ये ऐसा नहीं मैं ये करूं वो खराब हो जाए। आपको उस कैटेगरी इनसाइट नहीं थी, मेरे पास इनसाइट होगी। तो फ्लेक्सिबल रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप रिसर्च करें, पढ़ना शुरू करें। जब आपको पता होगा ना एग्जैक्टली मैं क्या चीज करने लगा हूं, तो वो जो खौफ है ना, वो खौफ कम हो जाता है, क्योंकि नाउ यू नो कि मैं जहां जा रहा हूं वो क्या होने वाला है मेरे साथ। तो आप एक सर्टेन एंगल तक उसको कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि 80-90% सही है, मैं कैलकुलेट करके बैठा हूं, 10% कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे होते हो। और बिजनेस में तो होता ही है, कैलकुलेटेड रिस्क ही होता है। ये तो हमें गलत पढ़ाया गया है बचपन से। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं रिस्क टेकिंग है बिजनेस, नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग है। आपने तैयारी पूरी करी, ऐसी तैयारी पूरी तो करके जाए, बाकी जो आगे एग्जाम में है और ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एप्टीट्यूड से आता है। ऐसा ही है कि आप अपनी लर्निंग पे कितना वक्त और तवानाई और रिसोर्सेज इन्वेस्ट, मैं कहता हूँ एक सर्टेन पोर्शन हमेशा हर बंदे का मरते दम तक होना चाहिए, कि जहां वो सिर्फ बैठ के सीख रहा हो। मुझे बहुत मजा आता है, आड़ा कोई बिजनेस आता है ना मेरे पास, मेरी टीम मुझे कहती है यार किस कोई भी चीज उठा ले तो यार तुम अल्लाह की कसम फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे मजा आता है, मैं उसके लिए पढ़ता हूँ। मैं उसके लिए लोकल भी पढ़ूंगा, इंटरनेशनल भी पढ़ूंगा, कि पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह इंडस्ट्री घूमती है, इसके सर्कल्स किस तरह के पूरी इंडस्ट्री के। वो जब सीख लेते हैं तो आप बड़ा सुकून में आ जाते हैं। और वही चीज आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए भी पुश करती है कि यार आपको पता है एग्जैक्टली मैं ये करूंगा, मुझे यहाँ से फायदा हो सकता है, क्योंकि ये चीज यूं करने जा रही है, इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है, तो मैं क्यों ना इसमें हाथ आज मतलब बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लूं मैं। लेकिन आपको पता ही नहीं बह कहां से रही है गंगा, तो आप कैसे जाएंगे हाथ धोने के लिए। अच्छा अहमद, आप कंसल्टेंसी भी करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो क्या गलतियां करते हैं आपके ख्याल में, जो सबसे ज्यादा तवातर से होती हैं, और उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? देखिए एक रियलिटी है मार्केट की। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना, हमारे प्रॉब्लम ये हो गया, और खासकर आजकल जो जेन जी हमारे पास आई है ना, तो जेन जी बड़ी इनकंसिस्टेंट है, बहुत इनकंसिस्टेंट है, सही है। हमारे मिलेनियल्स तक फिर थोड़ी बेहतर थी, उससे पहले तो बहुत ज्यादा ही थी। हमारे वाले साहब ने अपने बारे में कहा मैं इनकंसिस्टेंट हूं, मैं कैटेगरी खोलता हूं, बंद कर देता हूं, तो आप जेन जी हैं या थोड़ा सा पुराने? इनकंसिस्टेंसी नहीं कहूंगा, उसमें मैं ये कहूंगा कि उसमें मैं फ्लेक्सिबल हूं, कि मैं गलती को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। अब आप फ्लेक्सिबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे डिफरेंशिएट? अब मैं बताता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर मुझसे गलती हुई है, मैं आज उसको ड्रॉप करने को तैयार हूं, और मैं सही करने को तैयार हूं, सही करने को। इनकंसिस्टेंसी ये जो आज के उसमें 3 महीने किया, नहीं समझ आ रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, बंद करो, कुछ और करते हैं, मूड ऑफ हो गया, अब मुझे कुछ और पसंद आ गया, मूड स्विंग्स पे चल रहे हैं आप। और ये इनकंसिस्टेंसी आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, कि वो कोई भी चीज करते हैं वो उनको उल्टी पड़ जाती है, कि बोलते हैं यार हमने ये प्लान किया था, अब हम क्या करें, अब हम ये कर लेते हैं, वो 3 महीने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं। आई हैव स्टूडेंट, मैं 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ कराची की, आई हैव स्टूडेंट्स जो लिटरली 6-6 महीने बाद पूरी यूनिवर्सिटी चेंज कर देते हैं, प्रोग्राम चेंज। प्री मेड कर रहे थे, अचानक से अब क्या पढ़े, लॉ पढ़े। क्यों पढ़े भाई लॉ? एक लॉ पढ़ता पढ़ता आपका बीबीए करने आ गया कि यार मैं बिजनेस पढ़ लूं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, कि जहां आप समझ नहीं पा रहे, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पसंद को नहीं चैनलाइज कर पा रहे कि मेरी पसंद है क्या, वहां फंस जाते हैं। अच्छा अहमद, ये जो आपने इनकंसिस्टेंसी की बात की जेन जी में, इसकी वजह क्या समझ आती है? मेरे ख्याल में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, खुद से शनासाई उस तरह से नहीं है कि मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूं। उसका रीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम जैसे ही जनरेशंस बढ़ती जा रही है ना आगे, तो एक्सेस टू कंटेंट, एक्सेस टू रिसर्च वो इतना ज्यादा हो गया है
कि पहले टाइम में ना इंटरनेट थे ना कुछ, टीवी था आपके पास, आपको 4 चीजों के बारे में ही पता होता था, तो आपकी सोच यूं थी। हमारे टाइम पे नया नया इंटरनेट आया, हमने डायल अप इंटरनेट कनेक्शन देखा, सब देखा, तो हमने थोड़ी और दुनिया देखी, तो हमने थोड़ा सा और सोचना शुरू किया। जेनजी के पास एक्सेस टू यू, मतलब जो डेटा है वो इतना है कि उसको लग रहा है मैं कॉफी की दुकान भी खोल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। वो 50 चीजें एक साथ उसको दिख रही हैं, और उसको 50 तरह के ब्रांड दिख रहे हैं, 50 तरह के कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं। उसको जब दिख रहा है ना, होता है ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, अच्छा ये नहीं चले, ये कर लेता हूँ, अच्छा ये नहीं चले, ये कर लेता हूँ। तो जिसको जो चीज सामने दिख रही है ना, वो करना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन सेल्फ रियलाइजेशन या खुद शनासी ही है, इसके अलावा क्या है? उसमें तरीका ये होता है कि आप सर्टेन एक चीज पकड़ें और आप बोले मैं इस पर टाइम देना चाहता हूँ। जब आप टाइम देते हैं ना, तो आप उसकी डेप्थ तक पहुंचते हैं। होता यही है कि आप कोई एक चीज अच्छी कर लें, और जब आप वो अच्छी कर लें, उसके बाद आप 100 चीजें और कर लें, लेकिन वो एक चीज अच्छी करने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। ये हमेशा कहते हैं हम बिजनेस के, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 कोर है बिजनेस के। अगर आप में कहीं भी लैक करते हैं, आज फॉर एग्जाम्पल आप और आपके टाइम पे, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, तो जो कंटेंट कंज्यूम किया जाता था ना, वो लॉन्गर फॉर्मेट कंटेंट था, सही है। हमारे टाइम पे आया तो थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। आज जेनजी के टाइम पे जेनजी क्या कंटेंट देख रहा है? 10, 12, 15 सेकंड रील्स। वो रील्स देखे जा रहा है, लिटरली रील्स देखा है, क्योंकि वो 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा, वो उसमें भी बोर हो जाता है। उसको वहां भी उसमें कंसिस्टेंट नहीं, उसको कहता है सब चेंज करते रहो। कौन सा जेनजी का बच्चा, आज मैं कल बैठा था एक जगह, मैंने ये बता दें आपने एक दफा एक ही कॉफी चेन से कितनी दफा पिए कॉफी? वो बोलेगा एक दफा यहाँ से पीता हूँ, फिर वहां जाता हूँ, फिर वहां जाता हूँ। क्यों? वो घूम रहा है। वो कोई एक शौक पसंद नहीं कर सकता। वो शौक है, महीना शौक रहा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है वो। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। माइंडसेट देखें, ये जब माइंडसेट है ना, पूरी गेम बिजनेस क्या है? माइंडसेट का गेम है। अगर फाउंडर का माइंडसेट इंटैक्ट नहीं है किसी जगह पे, तो वो फिर जंप मारता रहेगा, और जो जंप मारेगा ना, तो उसकी जितनी मेहनत है वो हर दफा जाया करके आएगा, और वो आपके पूरे माशरे के लिए बुरा है। ऑलराइट, अच्छा, हमने बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन हो रही है, इसको हम आगे लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे वापस आना चाहता हूँ। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो टेलीमार्ट आज जहाँ खड़ा है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं, और इस टाइम पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस जो रहे हैं, वो बहुत सारे आज भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें इंटरनेट पहली चीज है। सही है। Okay. किसी मुल्क में जब चलता है ना ई कॉमर्स, तो देखें 2 पिलर्स हैं उसके, बेसिक पिलर्स, वो होना जरूरी है। पहली चीज को चलाने के लिए स्मार्टफोन पेनिट्रेशन होना जरूरी है, कि सबके हाथ में स्मार्टफोन हो। दूसरी चीज होती है इंटरनेट पेनिट्रेशन, कि स्मार्टफोन होगा तो इंटरनेट यूज करेगा, इंटरनेट होगा तो फिर वो उस पर कहीं भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है, कुछ भी है, तो मैं ऐड दिखा के उसको कन्वर्ट कर लूंगा अपने पास। ऐसे ही जब आपके पास इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो आप अपने कोर से दूर हैं। आपके मुल्क में कोई भी इंसिडेंट होता है, 10 दिन इंटरनेट बंद हो जाता है, और इसके बाद जब प्रॉब्लम ये होता है, जैसे हमारे लोग बंद करते हैं इंटरनेट, उसके बाद उनको खोलना भूल जाते हैं, सही से खुलता भी नहीं है इनसे। अभी मैं आया हूँ, अब हम बैठे हैं डिफेंस में बैठे हुए, आप इंटरनेट उठा के देखें, आपको कितना अच्छा चल रहा है, स्पीड देखें एक दफा। जब इंटरनेट इतना बुरा चलेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे? लोग बोलेंगे मुझे नहीं करनी शॉपिंग। प्लस दूसरी चीज देखिए, ई कॉमर्स को, अब मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ जिसपे हमारी इंडस्ट्री वाले लोग बुरा भी मानते हैं, सही है, वो कहते हैं यार आप नहीं बोला करो ये बात, सही है। लेकिन रियलिटी क्या है? हमारे लिए, हमारे माशरे में 2 चीजें हैं जिसको हम तफरी कह सकते हैं, उसमें क्वालिफाई करती है 2 चीज आपकी जिंदगी में। 2 चीजें, 1 इज फूड एंड 1 इज शॉपिंग। फूड में वैसे ही फूड पांडा कूदा हुआ है, जिसने आपकी जिंदगी आसान कर दी, घर पे खाना मंगा लो, सही। दूसरी चीज शॉपिंग। अगर मैं आपसे आपकी आधी जिंदगी छीन लूं, बचा क्या आपकी जिंदगी में? अगर मैं आपको ये बोलूं शॉपिंग भी ऑनलाइन क्या करें, खाना भी ऑनलाइन मंगाएं, तो करेंगे क्या? बाहर जाके घर बैठेंगे क्या? तो वो पूरी जिंदगी है। दुनिया जहां में ई कॉमर्स पता है क्यों चलता है? लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है शॉपिंग, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी लाइफ सॉर्टेड है, हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, हम चले गए पार्क में, चले गए कहीं और, चले गए किसी म्यूजियम चले गए, और उसके बाद हम शॉपिंग कर चुके थे, तो हमारे घर पे आ जाएगा, हमारे टाइम नहीं है पिक करने का भी। हमारे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा अहमद, यही 2 चैलेंजेस थे जो आपने भी बताया कि शॉपिंग जो है यहाँ पर एक तफरीह का सबसे बड़ा जरिया है, जिसकी वजह से आप रिटेल स्टोर्स की तरफ आए, या कोई और वजह? नहीं, हमने देखे फौरन रियलाइज कर लिया था कि रिटेल गेम बड़ी है। आज पाकिस्तान में बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो अलग अलग नंबर आपको कोट करेंगे कि ई कॉमर्स कितना है, रिटेल करना है। मैं आपको बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ, 3% से ज्यादा ई कॉमर्स नहीं है हमारे मुल्क में टोटल सेल्स का। यस, 3% से ऊपर आपकी सेल नहीं है। इसका मतलब है 97% बादशाह कौन है? रिटेल है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ का मार्जिन है ई कॉमर्स। सही है, और ग्रोथ का मार्जिन है। अब देखिए, से भी तो देख ऐसे ही है,
सही है कि ग्रोथ का मार्जिन भी है। अब ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऊपर भी जाती रहेगी तो ई कॉमर्स में इंटैक्ट रहना भी तो जरूरी है। मतलब अगर इतना मार्जिन है 3% है और उसमें मार्जिन ही मार्जिन है, तो आप ई कॉमर्स पे फोकस छोड़ के रिटेल पे आ गए। उसका रीजन है ना, देखिए रिटेल मैं कोई भी डिसीजन लूंगा ना उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रिसर्च होगी। ओके, मैं कभी भी रिसर्च के मैं बगैर वही चाह रहा decision हूँ कि आप एक रैशनल हाँ। शेयर करें। मेरा रैशनल ये कहता है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि दुनिया जहां ई कॉमर्स डोमिनेट कर रहा है, हमें दिख रहा है कि चाइना क्या ई कॉमर्स मार्केट है, यूएस क्या मार्केट है, यूके क्या मार्केट है, वहां पे भी 80 से 90% नॉर्मली रिटेल होता है। ओके, इसका मतलब रिटेल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं है जैसे लोगों ने बोला था ना यार फोन आ गए हैं तो लैपटॉप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की अलग मार्केट है, सही है। रिटेल हमेशा एग्जिस्ट किया है, करेगा और हमेशा डोमिनेट ही करेगा। रिटेल रहेगा बादशाह, क्योंकि पूरी दुनिया की रिसर्च यही कहती है। अब जब मुझे पता है रिटेल बादशाह रहेगा, भाई ई कॉमर्स कल कहाँ पहुंच जाएगा, 5, 7, 8, 10% पे पहुंच जाएगा, चले कल 15% पे अल्लाह ने चाह के भी पहुंच गया अचानक, सही है कि इंटरनेट ही ऐसा हो गया, हर चीज ऐसी हो गई कि हर चीज ई कॉमर्स, तो 15% हो जाएगा। रिटेल तो एग्जिस्ट करेगा। जब रिटेल एग्जिस्ट करेगा तो मैं क्यों ना उस जगह पे रूट्स में बैठ जाऊं जो रूट्स में कोई बैठा ही नहीं है। प्लस मेरी रिसर्च ही कहती है कि अलीबाबा जैसा प्लेयर, सही है, ये पहले जो रॉकेट था, ये जब ई कॉमर्स मार्केट प्लेस चलाता है ना किसी वक्त किसी भी दुनिया में किसी मुल्क में, वो उसके साथ रिटेल अटैच नहीं करता। तो अगर मैं आज रॉकेट से या अलीबाबा से लड़ने जाता हूँ एज अ प्लेयर, मैं कहता हूँ नहीं मैं कॉम्पीट करना चाहता हूँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं होगा। सही है, रियलिटी चेक है। सही है, मैं बोलूं मैं उसके कंपटीशन पे उतरना चाहता हूं, होता है क्या, देखिए जब आप सिमिलर बिजनेस मॉडल बनाते ना, दो लोग हैं सेम बिजनेस मॉडल है, तो जीतेगा वो जिसके पास पैसा ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल, सही है, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं ना। अब जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो ऊपर जाता रहेगा, सिंपल सी बात है। जब आपके पास इतना पैसा नहीं है उसको कॉम्पीट करने के लिए ऐसे प्लेयर को, सही है, जिसमें अली बाबा है, जिसके पास इतना डीप पॉकेट है कि पाकिस्तान का सारा बिजनेसमैन उठ के बैठे ना कि यार हम सब मिलकर लड़ते हैं अली बाबा से, मैं ये भी बता दूं तो भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा बर्न करने के लिए रेडी है, आपके पास बर्न करने के लिए नहीं है। हमारा बिजनेसमैन कहता है पैसा लगाऊंगा मिलेगा कितना, वो बर्न करने के लिए रेडी बैठा है, मिलियंस ऑफ डॉलर बर्न करता है आज भी महीना दराज पे, मिलियंस ऑफ डॉलर बर्न करता है हर महीना, सही। तो मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा? मैंने बोला पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, हमने बोला रिटेल करते हैं, जो वो नहीं करेगा हम वो करेंगे। हमने रिटेल बनाना शुरू किया, और रिटेल की अच्छी चीज ये होती है स्टैग्नेंट सेल्स है। ओके, एक आउटलेट करोड़ रुपए का काम करती है ना, करोड़ रुपए का काम करेगी हर महीना, 90 लाख हो जाएगा, कभी 1.5 करोड़ हो जाएगा। ये नहीं होगा जैसे ई कॉमर्स में इनकंसिस्टेंसी है ना, एड्स रोक दी है तो क्या हुआ, करोड़ रुपए का काम था अगले महीने 5 लाख का। ई कॉमर्स में ये है, जो कि रिटेल में नहीं है। तो आज मैं 400 आउटलेट कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, उसको करोड़ पैसा आप बोलेंगे मेरी जिंदगी सुकून में आ गई, मेरे टॉप लाइन सुकून में, कि मुझे महीने इतने पैसे बनने ही बनने, इतना मेरा काम है ही है, ये चीज सुकून देती है। तो हम रिटेल में, तो रिटेल स्टोर्स कितने हैं अभी? तकरीबन अभी 40 स्टोर्स हैं 27 शहरों में। अहमद किस मॉडल पे हैं? फ्रेंचाइज मॉडल पे हैं? सारी फ्रेंचाइजीज है, सारी की सारी। और वो क्या मॉडल है आपका? बिजनेस मॉडल क्या होता है उसमें? उसमें होता यही है, लोग हमसे फ्रेंचाइज ले रहे हैं, हम उनसे कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते कभी भी। ओके, हम उनको सिर्फ स्टॉक सप्लायर बन जाते हैं। ओके, और जो मैं उसको स्टॉक सप्लाई कर रहा हूँ उसमें जाहिर सी बात है एक सर्टेन मार्जिन मेरा होता है, जो मैंने उसको स्टॉक सप्लाई, वो स्टॉक सप्लाई करते हैं, वो हमारे नाम के ही आउटलेट चला रहा है, हमारे से स्टॉक लेके बेच रहा होता है, और कस्टमर स्टेप इन करना चाहता है स्टोर। मैं आपको कह रहा हूँ मतलब इतना डोमिनेंट रिटेल है, और उसमें कस्टमर का भरोसा रिटेल पे ज्यादा है ना, कि मैं फोन लेने जा रहा हूँ 5 लाख का, मैं देख तो लूँ एक दफा कैसा दिखता है, खोलूं वहीं पे आउटलेट पे, ऐसा नहीं कोई ऊपर नीचे चीज हो जाए। उसका रीजन है कि देखिए ई कॉमर्स के गेम में इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, जहाँ कोरियर से पार्सल खो जाता है, जहाँ कोरियर पार्सल तोड़ देता है, जहाँ और मसले मसाइल इतने अजीब अजीब किस्म के होते हैं कि जहाँ कस्टमर भी आपको चीट करता है। रिटेल भी ये कोई चीज ही नहीं है, आप गए आपने एक चीज पसंद की, हाथों हाथ पैसे दिए और ले आए, उसी वक्त खड़े खड़े आपने काउंटर पे चेक कर लिया, तो आपको कोई इशू भी नहीं है। तो इसीलिए हम रिटेल की तरफ गए कि हमें लगा रिटेल, एक तो रिटेल इज देयर टू स्टे, रिटेल विल ऑलवेज डोमिनेट, रिटेल बादशाह है, तो उस बादशाहत पे, उस सिंहासन पे मैं क्यों ना बैठूं, सही, मैं और किसी को बैठने का मौका क्यों दूं। और टेक रिटेल में कोई था ही नहीं, तो मतलब मैं टेक रिटेल कर लेता हूँ। एक बड़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट में हमने इस चीज को लॉन्च किया, हमें दिखा कि यार हम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, मार्केट भंड भी होंगे, लोग हमारे पास नहीं भी आएंगे। स्टार्ट की 4 फ्रेंचाइजें बेचने में हमारी चीखें निकल गई, और जैसे ही हमने 4 फ्रेंचाइजें बेची माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करके 4 भी की, और फिर कोरोना हिट कर गया। और जब कोरोना हिट किया तो आपको पता है 1.5-2 साल क्या हुआ है उस रिटेल का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस टाइम पे भी वो सारी आउटलेट्स फायदा करती रही, उन्होंने पैसे भी बनाए, उन्होंने सारी चीजें, क्योंकि हम बैठे थे भाई ई कॉमर्स से उसको लेवरेज करने और सपोर्ट करने। तो ई कॉमर्स अकेला या रिटेल अकेला अच्छा बिजनेस नहीं है, सही है, दोनों का कॉम्बिनेशन इज डेडली।
तो हमें ये समझ आ गया कि हमारी रिसर्च क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब हम आग लगा देंगे। तो हमने ट्रस्ट को इतना अच्छे तरीके से, अब कस्टमर को पता है कि टेलीमार्ट से कोई भंड होगा, जो कि होता है, जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भंड होगा, मैं इसकी आउटलेट पे जाऊंगा, मेरे शहर में आउटलेट जाऊंगा, जाके पछाड़ दूंगा उसको, कह रही मेरा ये काम कर दो, वो कर देगा। अमेजिंग। तो उसको ये पता है कि मैं पकड़ सकता हूँ टेलीमार्ट को, मैं हवाई कोई कंपनी नहीं है। अच्छा, ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, अभी हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो आपने ट्रस्ट की बात की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रस्ट का है, और वो ट्रस्ट ब्रीच होता है, बहुत बार होता है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड से होता है। आपने बहुत सारी चीजें उसमें, आपने उसको कैसे समझा और कैसे इस गैप को ब्रिज किया? ये जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है, ये मुझे ये बताइए कि ये कितना है, क्या ये ओवर द इयर्स, आप 10 साल पहले से ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो 10 साल में कुछ ना कुछ ब्रिज हुआ है या बढ़ा है, या कैसे आप इसको? ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है, सही है। जो पहले, क्योंकि 4-6 ऑनलाइन स्टोर्स होते थे, लोग खरीद रहे थे, भरोसा भी कर रहे थे, सब था। अब हुआ क्या, देखिए ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हुआ है, अभी ज्यादा हो गया है, इसका रीजन है, आप कोरियर के पास, अभी आप कोरियर को अप्लाई करें, किसी भी पाकिस्तान के बड़े से बड़े कोरियर को, आप बोले मैं ई कॉमर्स सेलर हूं, मुझे अकाउंट बनाना है, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा ना, एक एफिडेविट साइन करवा देगा आपसे, और फजूल की 4 चीजें आपसे पूछेगा और अकाउंट बना देगा। उससे पूछा ही नहीं आप काम क्या करते हैं, क्या आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है, क्या बेचते हैं, कौन से तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है किसी इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है? कोई नहीं है। कौन रेगुलेट? हाँ, there is not a single body which is regulating e-commerce कोई रेगुलेट in नहीं Pakistan. ये कैसे हो सकता है? कमाल है ना। देखिए हमारे मुल्क में होती है ऐसी चीजें कि कमाल होता है, सही, जहां कुछ नहीं होता वहां कमाल होता है। तो जब कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, अब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है, क्योंकि शॉपिफाई तो फ्री दे रहा है ना, पहले 3 महीने तो $1 चार्ज कर रहा है वो। आप जाएं किसी भी जीमेल अकाउंट से एक स्टोर बना लें, स्टोर बन गया, कोरियर ने आपको लेवरेज करके बोला जी अकाउंट बना लें, आप उसको बिजनेस चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ा। आई नो, मतलब मेजर, मतलब कोरियर लॉजिस्टिक कंपनीज जिनके पार्सल में अल्लाह माफ करे चरसे तक सप्लाई हो चुकी है, उनको पता ही नहीं अंदर क्या जा रहा है, मतलब चरसे हीरोइन सप्लाई हो गई है उन पे। और फिर वो क्या करते हैं, अंडरटेकिंग साइन जो आपसे कराते हैं ना, जो मैंने बोला अंडरटेकिंग, वो यही होती है, जो निकला आपका था भाई, मेरी गलती नहीं है, ताकि मुझे कोई ना पकड़े। उससे अपने आपको सिक्योर यूं किया हुआ है कि मुझे कोई ना पकड़े, जो था उस स्टोर का था। तो हुआ ये, वेबसाइटें भी अब ऐसी बन जाती हैं बगैर सोचे समझे, क्योंकि शॉपिफाई ओपन है, कोरियर अकाउंट भी ऐसे ही बन जाता है, तो कस्टमर को तो चीट कोई भी कर जाएगा ना। अब तो किसी का भी दिल हो रहा है, चलते फिरते उसने ऑनलाइन स्टोर बनाया, 4 कस्टमर चीट किए, ऑनलाइन स्टोर बंद कर दिया, $1 3 महीने तक चार्ज कर रहा था, तो 300 रुपए तो वो खर्च कर सकता है ना चोरी के लिए। और कोरियर अकाउंट तो ऐसे ही बन रहा है, उसने कुछ भी भेज दिया, सीओडी पे भेजा, पैसे आ गए और गायब। कोरियर भी ऑफिशियल बैंक अकाउंट के अलावा हर जगह पैसे देने को तैयार है। मैं जानता हूं कोरियर को जो कैश देने को तैयार है। आप कैश कब देते हैं? इसीलिए आप पूरी अनडॉक्यूमेंटेड चीजें रखना चाह रहे हैं ना। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा बढ़ेगा। अब जब इतना ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो यही तो प्रॉब्लम है कि जहां ई कॉमर्स चलना चाहिए था वो उल्टा जा रहा है। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट ने आपको और आपकी इंडस्ट्री को कितना हैम्पर किया? कर रहे हैं, देखें हर किसी को हिट पड़ती है। जहां पे एक बंदा जिसका दिल हुआ, मुंह उठा के उसने ऑनलाइन स्टोर बनाया, कोरियर अकाउंट बनाया, वो चीट करके निकल गया, नुकसान किसको होता है? हम जैसे प्लेयर्स को होता है ना, जो अरबों रुपए मार्केट में लगा के बैठे, करोड़ों नहीं लगा के बैठे, अरबों रुपए मार्केट में लगा के बैठे हुए हैं कि यार ये बिजनेस चल रहा है, इतना बड़ा स्केल का बिजनेस। फिर लोग क्या कहते हैं सब, वो आप ये नहीं कहते कि ऑनलाइन स्टोर बढ़ता, आप कहते हैं ई कॉमर्स वाले होते हैं ऐसे, ये ऑनलाइन बिजनेस ऐसे, ऑनलाइन बिजनेस ऐसे ही होता है, ये है ही फ्रॉड। हाँ, ये मंगाया, अभी उस दिन मेरे ऑफिस में किसी ने मंगाया, एक लड़की ने, वो बोला ये देखें तस्वीर देखें, इतना बड़ा बैग था, इतना सा आया, इतना आया, लिटरली इतना सा। टेमू की बात कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन, यहाँ लोकल ऑनलाइन स्टोर था, सही है, तेमू से तो चलो हुआ ही है लोगों को। तो इस तरह की चीजें जब हो रही हैं तो जाहिर सी बात है वो ओवरऑल इंडस्ट्री को हैम्पर करती है और परेशान करती है। जब सारी पूरी इंडस्ट्री परेशान होगी तो होगा यही कि लोगों को यही लगेगा। अब देखे ना, इस तरह के प्लेटफॉर्म बन गए कि जहां पे कस्टमर सिर्फ शिकायतें कर रहा है पूरा दिन, सुबह से, हमारी भी कर रहा है, हमारे से भी भंड होते हैं भाई, और पार्ट ऑफ गेम है। होता क्या, देंगे ट्रस्ट उस वक्त वापस रीगेन करते हैं आप कि जब गलती हो। मैं हजारों सेलर्स के साथ काम करता हूँ, सेलर गलतियां नहीं करेंगे, हमारा ही सेलर है वो पाकिस्तान का, वो गलती भी करेगा, वो साइज भी गलत डालेगा, वो कलर भी गलत डालेगा, वो हर तरह की चीज कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब आप ट्रस्ट रीगेन उस वक्त करते हैं, आप कहते हैं मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपको रिटर्न देता हूँ। आप सेलर को करते हैं, फिर बोलते हैं यार मैं जो है ना तुम्हें जो है ना पेनलाइज करूंगा अगर तुमने हरकत की तो। फिर आप क्या करते हैं, सेलर क्राइटेरिया अपना स्ट्रांग करते हैं। जैसे टेलीमार्ट पे आप सेलर बनने जाए, कोई भी बंदा सेलर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ओपन मार्केट प्लेस हुई नहीं। मैं कहता हूँ आप या तो ब्रांड हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके अलावा मैं काम ही नहीं करना चाहता आपके साथ। उससे बेनिफिट क्या हुआ, अब ब्रांड कभी गलती करना चाहेगा इस तरह की,
अपना नाम नहीं खराब करना चाहेगा, तो वो जाहिर चाहेगा वो जो अपनी ऑर्डर है reputation। वो रेपुटेशन को हर्ट नहीं करेगा। तो रेपुटेशन को हर्ट नहीं करेगा, मेरी जिंदगी थोड़ी सी सुकून में आती है। बाकी मार्केट प्लेसेस के रिटर्न लिटरली 30-30% के रिटर्न है उनका, मेरा रिटर्न तो 7-8% से ऊपर नहीं जा रहा। उसका रीजन ये है मैं गलती कम कर रहा हूँ, फिर भी कोई गलती हो रही है तो हम कहते हैं चलो यार अकोमोडेट करने के लिए बैठे हुए हैं, फ्री चीजें भी दे रहे हैं, सारी चीजें जिस तरह हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कस्टमर को। उसके बावजूद पाकिस्तान का कस्टमर भी उल्टा है, पाकिस्तान का कस्टमर आप पे केसेस भी करता है, आपके FIR कटवाने की भी कोशिश करता है, वो FIA में भी जाता है साइबर क्राइम में कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, वो कुछ भी, वो कंज्यूमर कोर्ट के भी केसेस बनाता है, वो आपको पब्लिकली तो हरास करता ही करता है। वो आपकी तस्वीर, मेरी तस्वीर उठा के लगा देगा कि यार टेलीमार्ट फ्रॉडी है, क्या करेंगे आप? तो वो जो थिक स्किन आपने बोला ना पाकिस्तान में करना जरूरी है कि, और खासकर B2C डोमेन में, खासकर B2C में, B2B में इतना गेम नहीं है। लेकिन अब जैसे B2B और B2C की बात आ रही है तो मैं आपको ये भी चीज क्लियर करूं, आज का बच्चा जितना है ना वो B2B को देख ही नहीं रहा कि बिजनेस है, ना वो सर्विसेज को देख रहा है कि बिजनेस है कोई, उनको लग रहा है B2C ही बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सामने दिख रहा होता है, हर बंदे को दिख रहा है कोई ब्रांड बना है, तो मैं अपने आप को बोल सकूंगा मेरा ब्रांड है, मैं इसका CEO हूं, मैं कार्ड भी बना सकूंगा, मैं फाउंडर हूं, CEO। लेकिन जो मेन बिजनेस है ना वो तो है ही सर्विसेज का, B2B का, वहीं से आएगी। B2B में पैसा है, B2B में ही पैसा है। सही है। जैसे मैं रिसेंटली, आपके भी वो है मेरा ख्याल है वो को फाउंडर्स में से, तो मैं एक टाइम पे मैं पाया तो बोला यार मैं B2C कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं बना पा रहा। मतलब B2C तुम्हारा डोमेन ही नहीं होना चाहिए। B2C आपके लिए गुड टू हैव कैटेगरी है, मस्ट हैव कैटेगरी नहीं है कि जहां आप सर्विसेज दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, आप जाएं कॉर्पोरेट को सर्विसेज दें। कॉर्पोरेट में इतना काम है, वहीं पे AC खराब हो रहे हैं, वहां पे उनको सफाई वाले लोग भी चाहिए, वहां गाड़ियां साफ करने वाले लोग भी चाहिए, वहां उनको मैकेनिक भी चाहिए, हजार गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। मतलब ये आप पकड़ लेंगे ना जिस दिन उस दिन पैसा है, लेकिन हाँ उसमें माइलेज नहीं मिलेगी आपको। ये होटल्स में आप रहते हैं, होटल्स को कोई सप्लाई कर रहा है ना, शैम्पू, कोई साबुन सप्लाई कर रहा है, कोई कंघी सप्लाई कर रहा है, एयरलाइंस में जा रहे हैं कुछ ना कुछ कोई सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट जा रहे हैं कोई पैकेजिंग सप्लाई। इनमें ब्रांड नेम नहीं है बस, लेकिन इनमें जितना पैसा है ना, जिस दिन कभी कोई रियलाइज कर लेना कि भाई मुझे पैसे को वेट देना है कि मुझे ब्रांड इमेज को वेट देना है, जिस दिन अगर आपको लगता है, क्योंकि बिजनेस फॉर प्रॉफिट होता है, बिजनेस का मतलब है कि आपने पैसे कमाना है, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, आप बोलेंगे B2B ही दुनिया है और मुझे यही करना है। तो आज B2B B2C सबको ब्लेंड भी कर सकते हैं। बिजनेस को ग्रो करने और स्केलेबिलिटी के लिए ब्रांडिंग तो चाहिए होती है ना, ब्रांड नेम और वो चाहिए। उसमें तरीका ये होता है कि आप एक, मैंने बोला ना वो गुड टू हैव कैटेगरी है कि आप ब्रांडिंग करें, अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ ब्रांडिंग करके B2C कस्टमर नहीं पकड़े। जैसे मैं जानता हूं कुछ स्टार्टअप्स को जिन्होंने बोला यार हम आपके कपड़े जो है वो धोएंगे, लॉन्ड्री करेंगे, इस्त्री भी कर देंगे, ई लॉन्ड्री, हाँ सही है। अब बोला ये हम ऐप बनाएंगे, अब B2C कस्टमर है, मैंने बोला यार वो 2 शर्ट आपको धोने के लिए देगा, आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो आपकी प्रॉफिट से ज्यादा है, तो आप कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे? मतलब हाँ आप यही जाएं, जाके कॉर्पोरेट में जाएं, बोलें कि यार आपकी ये चीजें हम ड्राई क्लीन करते हैं। इसी तरह मैंने एक बंदे को मशवरा दिया था, वो ग्रोसरी का काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ऑनलाइन ग्रोसरी बेचेंगे, तो मैं यार ये तो पागलपन है, क्योंकि आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, वो कई गुना ज्यादा आपके प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट से, नेट तो छोड़ दें। तो तरीका क्या है, मतलब हर कंपनी को, मैंने उसको बोला है हर कंपनी को कुछ ना कुछ सप्लाई चाहिए, उसको पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, उसको सब चाहिए, उसके सप्लायर आप बन जाओ यार। आप करोड़ों रुपए का काम ऐसे ही करोगे, फिर उससे जो पैसे आप कमाओ ना वो अपने B2C पे फंड करो, कि B2C पे मैं एड्स भी चलाऊंगा, मैं ब्रांडिंग भी करूंगा, ताकि मैं एक तरफ मेरी ब्रांडिंग भी, यहाँ पे B2C कस्टमर भी बढ़ना शुरू हो जाए, दूसरी तरफ मैं पैसे बना रहा हूँ, पूरा दिन बैठ के पैसे ना इंजेक्ट कर रहा हूँ, ब्रांड बिल्डिंग भी हो रही हो। अच्छा, हमने अहमद बात की थ्रेट्स की और प्रॉब्लम्स की, चैलेंजेस की, हम थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं, पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो यंग बच्चे हमारे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, उनको आप ई कॉमर्स का क्या चेहरा या क्या साइड है जिससे रूशनास करवाना चाहेंगे? देखिए ई कॉमर्स जो है ना, अगर हम बड़ी स्पेसिफिक ई कॉमर्स पर आज फंस जाए एक जगह पे, तो हम बोले यार ई कॉमर्स में एक चीज जो हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं वो है व्हाइट लेबल स्टोर्स। व्हाइट लेबल स्टोर ये होता है कुछ भी प्रोडक्ट उठाया और बेच दिया, मार्केट से उठाया बेच दिया। इसमें जाहिर सी बात, ये मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को भी, जो भी मुझे मिलता है कि यार व्हाइट लेबल स्टोर है ना 1-2 साल करने की चीज है बस, और आगे जितना रफ पैच दिख रहा है ना मुझे व्हाइट लेबल के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं अगले 1 साल के अंदर व्हाइट लेबल स्टोर फारिग हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे सारे। सही है। इसका मतलब ये कि अब बच्चा अगर स्टेप इन करना चाहता है ई कॉमर्स में, तो उसका तरीका सिर्फ सिंपल है, आप प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाए, आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाए वो अपना बनाए, अपने नाम से, अपनी ब्रांडिंग से, ताकि उसमें आप 4 पैसे का प्रीमियम कमा सके। आपके मुल्क में जब इंटरनेशनल कार्ड चार्ज होता है ना, उस पर 26% टैक्स लगता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो आपको 26,000 रुपये ऊपर देने। सही है। विच मीन्स आपकी कॉस्ट कहाँ चली गई है, और अभी अब टैक्स लगाने जा रहे हैं। सही है। 18% की आवाजें हैं, अभी रोका हुआ है उन्होंने, सही आवाज मारी फिर उसको रोका।
जिस दिन 18% का लगेगा ना, वो लिटरली, वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो होगा व्हाइट लेबल स्टोर के लिए, क्योंकि 18% कोई बेयर नहीं कर सकता। जहां आपके पास मार्जिन ही 10% है, प्राइवेट लेवल में आपके पास मार्जिन स्टार्ट ही 60-70% से हो रहा है, तो आपके पास मार्जिन है। तो प्राइवेट लेवल कोई भी प्रोडक्ट उठाए, अब देखिए तरीका क्या होता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ लोगों को कि लोग जो है ना हमारे यहाँ, जब प्राइवेट लेबल ब्रांड की बात आती है ना, तो कुछ कैटेगरीज को उन्होंने लिमिट कर लिया अपने लिए। जैसे आजकल पाकिस्तान का हर बच्चा परफ्यूम बनाना चाहता है, सही है, जो ब्रैग हैं वो स्किन केयर बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो टी शर्टों से, लेदर है, प्रोडक्ट्स और टी शर्ट्स, लेदर है, टी शर्ट्स हैं, हुडीज। यार आप इससे आगे बढ़े। कमाल की बात पता है क्या, कमाल की बात मैं बताऊं, जितनी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स है ना, उनकी ब्रांड्स नहीं है पाकिस्तान में। नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, सॉक्स, कोई ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में। बेल्ट सब पहने हुए, कोई ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में। इसके बाद चश्मे, मैं पहना हुआ हूँ, आधा पाकिस्तान पहन के ऊपर, चश्मे का कोई ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में। लिटरली नेसेसिटी ब्रांड्स में हम कूदे ही नहीं। सही है, लोग शेव कर रहे हैं, जिलेट का कॉम्पिटिटर पाकिस्तानी कितने हैं, गिन ले आप, ना होने के बराबर। प्रॉपर तमीज का प्रोडक्ट कहाँ है, बाल जिनके हैं कंघियां ले रहे हैं, हमारे तो नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं जिनके हैं। तो अब उस पर कहाँ है ब्रांड, कोई नहीं है ब्रांड। कहाँ है वो ब्रांड्स, नहीं है। जो चीज डेली वेयर की है ना, डेली जो आप यूज करते हैं, सही है, अब चलो पहन के हमने ब्रांड बना लिए, सही है, हमारे पास लिटरली नेसेसिटी के ब्रांड्स नहीं है। और उस तरह हम सोचते हैं, हम नेसेसिटी में अच्छी चीज पता है क्या होती है, नेसेसिटी की अच्छी चीज ये कि कहीं भी रखो ना बिक जाएगी वो चीज, उसको बेचना नहीं पड़ेगा आपको। वरना होगा क्या, आप एक यूएसपी ढूंढना शुरू करेंगे। जब आप बोला टी शर्ट बनाइए, अब सब टी शर्ट बना के बैठे हो, कैसे बेचेंगे? फिर आप बोलेंगे मैं इन्फ्लुएंसर से शूट करा लेता हूँ, वो भी कर लेगा दूसरा बंदा, आप क्या करेंगे? क्या लेके आएंगे इतना आड़ा कि भाई वो बोले यार मैं अलग कर ही नहीं सकता। आप बोले मैं नेसेसिटी का ब्रांड बनता हूँ, करो कॉपी मुझे सब बैठ के, कोई मसला नहीं है। अब सॉक्स है, जितने लोग इस ऑफिस में बैठे होंगे यहाँ पे सब सॉक्स पहन के बैठे हैं, सही है, मुल्ला भी सॉक्स पहन रहे हैं, मौलवी सॉक्स पहन रहे हैं, ये बर्गर बच्चे सब सॉक्स पहन रहे हैं, स्टिकर्स के नीचे भी सॉक्स पहन रहे हैं, हर बंदा सॉक्स पहन रहा है। यार सॉक्स का ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में, कमाल नहीं है? यार मैं सोचा ही नहीं किसी ने कि हम सॉक्स का ब्रांड बना लें। हम है ना, है इंटरलूप है ना, नहीं बना रहा है ना, वो तो प्रोडक्ट्स बना रहा है, ब्रांड नहीं है वो तो सारा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कोई B2C ब्रांड नहीं है। तो तरीका ये होता है कि हाँ, कि जब ई कॉमर्स है ना, क्योंकि ई कॉमर्स में देखो तो B2C ब्रांड बनाना है, अब आप इस तरह सोचना शुरू करें, आप प्राइवेट लेवल सोचें। अब जब प्राइवेट लेवल में आते हैं ना, अब आपके पास मार्जिन है खेलने के लिए। अब आपको 26% टैक्स भी अच्छा लगेगा, जो कार्ड्स पे चार्ज हो रहा है, चंद कार्ड्स हैं जिसपे 12-15% भी चार्ज हो रहा है, वो भी चल जाएगा आपको हर चीज अच्छी लगेगी। आप पूरा 100%, आपको 18% जो GST वो भी देना चाहेंगे, आप 100% कंप्लायंट कंपनी बनाना चाहेंगे। उसका रीजन क्या है, आपको कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, आप बोलेंगे मैं मार्जिन इतना, मैं सब कर सकता हूँ। फिर उस मार्जिन से आप इन्फ्लुएंसर्स भी ले सकते हैं, आप सेलिब्रिटीज भी ले सकते हैं। लेकिन जहां आप अपनी चीज नहीं बनाएंगे ना, तो एक टाइम के बाद वो फेड आउट करेगी। अच्छा अहमद, जो बच्चे अभी प्राइवेट लेवल में आना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसरन उनके लिए बेबी स्टेप्स बता दें कि हाउ टू कम इनटू दिस ई कॉमर्स। अच्छा, उसमें तरीका है, मैं पहले कहता हूँ 2 कैटेगरीज। अगर आपके साथ पैसे कम है ना, तो औरतों की कैटेगरी को टच मत कीजिएगा, सिंपल। ओके, पैसे कम है, औरतों की कैटेगरी को टच मत कीजिएगा। पैसे हैं कम, तो आप बोलेंगे यार मैं आता हूँ आदमियों की कैटेगरी पे, कुछ भी बना लेता हूँ। सॉक्स हैं, कोई लो मेंटेनेंस होती है, आदमी लो मेंटेनेंस होता है, सही है। औरतें ब्रांड पहनती हैं हमारे माशरे में, विच मीन्स उसको वो ब्रांड पहनाने के लिए आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे, इन्फ्लुएंसर्स पे जाना पड़ेगा, शूट्स अच्छे करने पड़ेंगे, सब अच्छा करना पड़ेगा। आदमी कुछ भी पहन लेते हैं, सही है। जेनेरिक आइटम्स हैं, कुछ मासूम लोग होते हैं हम, मतलब इसी साइड पे हम ज्यादा मासूम है कि हम कुछ भी पहन लेते हैं, सही है। अब ये जो आप व्हाइट शर्ट पहने हैं, सही है, आपने भी अपने बचपन से स्टोर्स में व्हाइट शर्ट लगा देखा होगा, मैंने भी देखा है, और मुझे पता है मेरे बच्चे भी देखेंगे, सही है। वही शर्ट, वही चीजें, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं सारे लोग। हमारे अंदर वो फैशन सेंस बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, तो हमारे लिए चीजें चेंज नहीं हो रही, तो चीजें वही पड़ी है। तो अब आपने क्या किया, आपने छोटा, अब मैं कह रहा हूँ सॉक्स का ब्रांड बनाना है, तो यार 4-5 लाख में अच्छा सॉक्स का ब्रांड बन जाता है। आज 35 से 40 रुपए की एक जोड़ी सॉक्स ही मिलती है होलसेल में, जहां आप लिटरली 100-150 अगर मोजे ले रहे हैं, 200 मोजे ले रहे हैं, 500 मोजे भी ले रहे हैं, आपको 35-40 रुपए की जोड़ी मिल जाती है। यही चीज आप मार्केट में पठान के ठेले से खरीदने जाएंगे ना, तो भी 200 रुपए की जोड़ी। और मैं जानता हूँ ई कॉमर्स पर लोगों को जो 500-500, 600 रुपए का जोड़ी बेच रहे हैं, 600-500 की एक चीज बिक रही है, आपको बढ़ती है 40 रुपए की, तो मार्जिन तो देखिए। अभी कितने मस्ती में ब्रांड बन जाए। फिर तरीका क्या होता है ब्रांड बनाने का, कि जब आप बनाते हैं ना प्रोडक्ट, तो हमारे यहाँ लोगों की एक सोच है, वो कहते हैं हर चीज हम जो है ना वो अपनी ही वेबसाइट पे करेंगे। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, बहुत अच्छी बात है, उस पर अपने ब्रांड को लिस्ट करें, सारी चीजें करें, मार्केटिंग एक्टिविटीज भी करें, वही प्रोडक्ट्स सारी बड़ी मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर दें एज अ ब्रांड।
अब आपको एक इंडोर्समेंट मिल गई, हर बड़ी मार्केट प्लेस से ये ब्रांड है कोई, और उन मार्केट प्लेस पे ट्रैफिक भी है तो बिकना भी शुरू हो जाएगा। अब टेलीमार्ट है, दराज है, अल्फा मॉल है, सनाउल्ला है, लाम है, इन सारी जगहों पे लिस्ट हो सकता है सॉक्स। अब जब आपने लिस्ट किया वहां से बिकना शुरू हो जाएगा फौरन। जब छोटा मोटा बिकना शुरू होगा फिर आपको पता होगा मार्केट प्लेस से पैसे कमाऊंगा, यहाँ पे फंड करूंगा मैं। अब जब आप वहां पे फंड करेंगे ना अपने ई कॉमर्स स्टोर को, तो आप बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे ऐसा ऐसा। फिर कभी भी अगर आपके पास पैसे कम है ना तो आपको एग्रेसिव जाने की सोचनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए मेरे पास मिनिमम 1 से 1.5 साल के पैसे होने चाहिए, 1 से 1.5 साल के पैसे होने चाहिए। वरना होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं स्टार्ट किया 2 महीने बाद यार पैसे खत्म हो गए अब क्या करूं। तो जो आपने इतनी मेहनत की ना वो पूरा नुकसान करेंगे आप। लेकिन अगर आपके पास, वो कहते हैं रनवे कैपिटल होता है, अगर आपका रनवे जितना बड़ा है ना उतना अच्छा है। सही। अच्छा, आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात की प्राइवेट लेवल में, उसमें आप कोई भी नेसेसिटी प्रोडक्ट पे भी जाते हैं तो आपको मैन्युफैक्चर करवानी पड़ेगी ना अगर आपको ब्रांड बनना है तो। देखिए कितनी चीजें ऐसी हैं जो जेनेरिक्स होती हैं। आप जाएंगे मार्केट में, अब सॉक्स है फॉर एग्जाम्पल जो आपको कह रहा हूँ, सॉक्स में 1 लाख डिजाइन मिल रहा होगा मार्केट में, आप उठाएं जो रेप्लिका नहीं है उस पर जाके अपना वो जो सिर्फ ऊपर नहीं कार्ड लगा होता है सॉक्स पे, आपने देखा होगा 2 साइडेड कार्ड होता है, वो आपने अपना बनाया, आपने बोला मेरा हो क्या, आपने बोला इनिशियल में बेचता हूं, जब आपको लगे यार मेरे वॉल्यूम्स अच्छे हैं अब आप बना लें अपने, आपको दिल करता है तो। वरना इनिशियल तरीका ही होता है, आपने उठाया मार्केट से अपनी चीज, उसको अपने हिसाब से ब्रांड किया और बेच दिया। अगर आपने हिसाब से ब्रांड कर दिया तो रेप्लिका ना हो, ताकि वो रेप्लिका ना हो, जाहिर सी बात है, वो तो जाहिर है इश्यूज कंप्लायंस के आएंगे। नहीं वो तो बहुत बड़ा इशू है, हाँ वो तो होना ही नहीं चाहिए। वो ये आपने एक अच्छी चीज उठाई तो आपको लग रहा है अच्छी है, तमीज की है, उसको अपने हिसाब से ब्रांड किया और बेच दिया, जो कि मार्केट में होता है, यही चीजें करनी होती है आपको। अहमद, हैविंग सेड ऑल दैट, जो आपने बात की अपॉर्चुनिटीज की, आप पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अगले 5 से 10 साल में कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? मुझे तो अच्छी चीज दिख रही है आगे, मैं जितना मैं अपने आप उसको देख रहा हूँ तो मेरे व्यू से मैं इसको थोड़ा अच्छा देख रहा हूँ। चाहिए कि जहाँ पे लोग पैसे भी बना रहे हैं, पैसे खर्च भी कर रहे हैं, प्लस ये जो अगर जीएसटी वाली चीज आती है तो मुझे और अच्छा दिख रहा है। लोगों ने उसको जो है ना मिसरीड किया है, लोग कह रहे हैं कि अरे 18% जीएसटी लगेगा, लोगों के कारोबार बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये जो बच्चा आज यूनिवर्सिटी का बच्चा था या स्कूल का बच्चा जो घर से बैठ के काम कर रहा था उसका काम जीरो हो जाएगा। लेकिन जब उसका काम देखिए जीरो होगा ना तो उसके बाद एक होता ही है, एक अपॉर्चुनिटी डेड होती है ना तो एक नई मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फिर हर बंदा कहाँ जाएगा, प्राइवेट लेवल की तरफ। जब प्राइवेट लेवल की तरफ जाएगा ना तो हर चीज पाकिस्तान में बनना शुरू होगी। फिर जो पाकिस्तानी ब्रांड्स बिल्डअप होना शुरू होंगे ना, जो आपको बराबर में दिखता है आपके बराबर मुल्कों में कि वहाँ अपने अपने मुल्क के ब्रांड चला रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वहां पे इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं थे एक टाइम तक। इंडस्ट्री ग्रो होगी तो जब आप रुकेंगे ना आपको पता होगा यार अब हमें ही करना पड़ेगा, तो फिर इंडस्ट्रियल साइड पे भी अच्छा होगा। फिर ये जब ब्रांड्स ग्रो करेंगे फिर इनकी भी अपनी आउटलेट्स होंगी, ये नए वर्कफोर्स को हायर करेंगे, चीजें करेंगे, तो एक बहुत अच्छा और खूबसूरत पाकिस्तान देख रहा हूं मैं आगे, कि अगर वो इसी तरीके से हो। लेकिन अगर आप ये रोएंगे कि यार मैं टैक्स ना दूं और फिर ये व्हाइट लेबल स्टोर, क्योंकि देखिए वही मैंने आपको बोला ना, यही व्हाइट लेबल स्टोर तो सबसे ज्यादा चीट कर रहे थे ना ई कॉमर्स में, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग अच्छे भी काम करने वाले, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिर्फ चीट करने के लिए आ रहे हैं कि मार्केट से उठाया बेच दिया, अब कुछ भी था वो आपने निकाल लिया, आपके पास पैसे आ गए, तो कस्टमर रो रहा है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री साफ भी होगी इससे, फिर लोग जब प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और ब्रांड्स बिल्ड होना शुरू होंगे कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स है, कि यार ये ब्रांड है जो हमें आगे दिखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले सालों में, जो रिटेल पे जाएंगे, ई कॉमर्स पे जाएंगे, हो सकता है इंटरनेशनल भी जाए आगे जाके इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम ये मतलब बीज नहीं बोएंगे ना तो ये पौधा ना उगना है ना दरख्त बनना है आगे जाके। अच्छा, आपने अहमद बात की ब्रांड्स को इंटरनेशनल ग्लोबल लेके जाने की, तो मैं चाहूंगा आप टेलीमार्ट का फुटप्रिंट बताएं कि पाकिस्तान से बाहर क्या फुटप्रिंट्स हैं आपके। टेलीमार्ट पाकिस्तान से बाहर काम नहीं करता। टेलीमार्ट को स्पेसिफिकली हमने बिल्ड ही इसी तरह किया था कि हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, और आज भी हमें दिखता है कि इतना क्वेश्चन है। अगर 40 आउटलेट हैं, मैं जिस केस स्टडी को या जिस ब्रांड को फॉलो करता हूँ इंटरनेशनल, उसके हमसे आधे मतलब वियतनाम का वो ब्रांड है, उसमें वियतनाम की तकरीबन कुछ 12.5 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसमें उसके पास किस ब्रांड की बात कर रहे हैं? इसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड, GOD.com, सही है। इसके मोबाइल स्पेसिफिक और टेक स्पेसिफिक रिटेल स्टोर्स हैं, और ये जो है पूरे वियतनाम में इसके तकरीबन 3,500 स्टोर्स हैं। ओके। वियतनाम आपसे आधी भी नहीं है पॉपुलेशन, तकरीबन 25 करोड़ तो हम मोटे मोटे नंबर भी देखें, 25 करोड़ हम लोग हैं। तो पाकिस्तान में मतलब 6,000 जीडीपी और बाइंग कैपेसिटी का भी तो एक बड़ा फर्क है ना अहमद? उसके डायनेमिक्स बड़े सिमिलर है वियतनाम के पाकिस्तान से, अगर डेमोग्राफिक्स भी देखें बड़े सिमिलर है, इसीलिए हम उसको स्टडी भी करते हैं। okay. तो उसमें होता यही है कि मुझे दिख रहा है कि यार अगर वो 3,000 3,500 स्टोर कर सकता है तो मेरे पास आज क्वेश्चन है मैं 1000 तो करूं, 500 तो करूं। तो अगर मैं 40 स्टोर पे तो 500 स्टोर तो आराम से कर सकता हूं मैं, विच मीन्स मुझे लॉन्गर रन में पाकिस्तानी इतना अच्छा दिखता है कि यार मैं यहीं पे अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। हाँ ये जरूर है, ये चीज कल को हो जाती है और लाने चाहे कोई अच्छी चीज अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो व्हाई नॉट। सही, अब पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है मूव करना, वो यूएई होता है। यार हम यूएई के डायनामिक्स को देखें, वहाँ यूएई के मसला ये परचेज पैटर्न
काफी हद तक सिमिलर होना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन है कि यूएई में एक बड़ी अच्छी खासी यूजर बेस है, सब कॉन्टिनेंट का ही है। हाँ, सब सही है, कॉन्टिनेंट तो वो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो हमारी तरह ही सोच रहे हैं। सही है, हाँ ये जरूर है गोरा थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, लेकिन आप उसको अच्छे खासे तरीके से केटर कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो हमने पाकिस्तानी उसको लिमिट किया था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमने बहुत सारी चीजों में वर्किंग करके रखी है। हो सकता है इन द फ्यूचर उनकी जरूरत पड़े तो हम उस वक्त तो अभी नियर फ्यूचर में आपका पाकिस्तान से बाहर जाने का नियर plan फ्यूचर तो नहीं कोई है? इरादा नहीं है। अच्छा, अब अहमद आप एक ARE वेंचर्स के नाम से भी फाउंडर हैं, आप चला रहे हैं, एक वेंचर फंड है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था और क्या इसमें से अचीव क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, इसको बनाने का रीज़न ये था कि मेरे ज़ाहिर है काफ़ी साल डेकेड से ऊपर जो है टेलीमार्ट चलाया माशाल्लाह। तो एज अ फाउंडर CEO आप देख रहे होते हैं एक चीज़ कि हाँ ये चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह पे आ गई है, फ्लरिश भी कर रही है, चीज़ें अच्छी हैं। एक पॉइंट के बाद जब एक बड़ी कंपनी हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसका एक मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी ग्राउंडेड सेट हो जाती है, प्लस आपको ये पता होता है अब ये यूं चलती रहेगी। सही है, वो आगे भी बढ़ती रहेगी। अब 40 स्टोर है, कल 400 करना है, तो एक ही तरीके से 400 स्टोर पर उसको टच करना है। हाँ 4 होते हैं ना तो मुझे टेंशन होती, 40 हो गए इसका मतलब मैं क्रैक कर गया हूँ वो चीज़। तो मुझे लगा कि यार अब चलो कुछ और भी करना चाहिए। मैं पैरेलल पिछले कोई 5-6 साल से बहुत सारे 6 साल भी इससे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं लोकल इंटरनेशनल जिनके लिए एज ए कंसल्टेंट एज ए एडवाइजर काम कर रहा था। कुछ पाकिस्तान आना चाह रहे थे, कुछ ऐसे थे जो बोलते यार चाइना में क्या हो रहा है, मैं ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ मुस्तकिल। फिर जितने आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं मैं उनका पार्ट रहा हूँ एज एडवाइजर, जो भी आप मतलब यहाँ हो रहा है स्टार्टअप वर्ल्ड में पाकिस्तान में या बाहर तो उसका मैं पार्ट हूँ। तो मैंने सोचा यार कि मैं क्यों ना अपनी इस नॉलेज को चीज़ों को एक तरीके से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ करूँ पाकिस्तान में। तो मैंने सोचा यार मैं एक कंपनी बनाता हूँ, उसका हमने नाम रखा ARE वेंचर्स। ARE वेंचर्स इज अ ब्रांड एक्सेलरेटर। ब्रांड एक्सेलरेटर, सही है, ब्रांड एक्सेलरेटर है। तो लोग इसको नॉर्मली जो है वो मिसरीड करते हैं कि शायद मार्केटिंग एजेंसी होगी, ब्रांड एक्सेलरेटर, एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड ब्रांड एक्सेलरेटर इन द वर्ल्ड। और आप स्टार्टअप्स के लिए भी करते हैं? इसमें मैं हर तरह के ब्रांड्स को केटर करता हूँ। होता ही है, फंड भी करते हैं? फंड भी करते हैं। उसमें हम मल्टीपल चीजें करते हैं ब्रांड के लिए। मतलब मैं हमेशा नॉर्मली ये कहता हूँ ब्रांड को कि जब मैं पाता मैं कहता हूँ मैं अडॉप्ट करूंगा आपके ब्रांड को। ये अडॉप्शन है प्रॉपर। क्या अडॉप्शन वो किन टर्म्स पे होती है? एडॉप्शन नॉर्मली 2 तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। वन इज ऑफ कोर्स कि हम उसको रिटेनर चार्ज कर रहे होते हैं, हम इंटैक्ट हो जाते हैं हम हमारी टीम। दूसरा होता है हम इक्विटी में घुस जाते हैं। सही है कि जहाँ एडवाइजरी इक्विटी ले ली या फंड कर दिया तो हम उसमें आ गए, इंटैक्ट हो गए। तो इक्विटी गेम भी होता है, दूसरा रिटेनर बेस्ड मॉडल भी होता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अरबों रुपए के टर्नओवर कर रहे हैं, वो इक्विटी में लाना नहीं चाह रहे होते, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। स्टार्टअप में जाहिर सी बात है हम नहीं जाना चाह रहे होते कितनी दफा, क्या हमें पता है कि यार ये आगे जाके बहुत टाइम लगेगा हमें हमारे पैसे निकालने में, तो उसमें भी हम इक्विटी में नहीं जा रहे होते। तो रिटेनर का ब्लेंड भी होता है, इक्विटी भी होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रांड एक्सेलरेटर हैं दुनिया में, वाई कॉम्बिनेटर है, टेक स्टार्स है, इस तरह के बेतहाशा हैं। वो क्या करते हैं, वो एडवाइजरी पे अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, एडवाइजरी और नेटवर्क पे। हमारे केस में क्या करते हैं, जब मैं कह रहा हूँ एडॉप्ट करते हैं, तो मैं हमेशा ब्रांड को कहता हूँ मैं हर वो चीज करूंगा जो मुझे लगता है आपके ब्रांड के लिए राइट है। सही, मेरे पास पूरी टेक्नोलॉजी टीम इन हाउस है। अगर मुझे उसकी टेक्नोलॉजी बनानी है, ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाने हैं, वेबसाइटें बनानी है, जो करना है वो मैं खुद बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, वो नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, उसकी मार्केटिंग जितनी है, फोटोग्राफी, वीडियोस, एड्स, इन्फ्लुएंसर, सब मेरा। तो मार्केटिंग एजेंसी का भी पूरा क्या, एक टेक पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी है समझ ले, एक मार्केटिंग कंपनी है। इसके बाद मेजर गेम जो हमारा होता है वो होता है अलायंस एंड रिटेल। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांड मेरे पास आया, मैं उसके वेबसाइट भी बनाई, उसको ई-कॉमर्स पे भी लाइव किया, उसको B2B पे भी लाइव किया। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को पाकिस्तान की हर मार्केट प्लेस मेरे पास साइंड है, हर कोई कॉमर्स प्लेयर मेरे पास साइंड है, मैं उस हर जगह पे ले गया उसको। उसके बाद मुझे लग रहा है रिटेल पे भी ये काम अच्छा कर सकता है। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हर रिटेल स्टोर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर रिटेल स्टोर में सब काम करता है। LMTs, IMTs, मॉडर्न ट्रेड के स्टोर्स, इसके बाद जनरल ट्रेड के स्टोर्स। मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट पान के खोखे भी रखवाना है, मैं पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर, गांव, देहात में रखवा सकता हूँ। मैं इस लेवल तक के नेटवर्क पे हूँ रिटेल पे। उसके बाद पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी मैंने साइन करके रखी है MOU कि मैं उन यूनिवर्सिटीज को लेवरेज करता हूँ मेरे ब्रांड्स के लिए, कि ब्रांड को कोई पॉपअप करना है, कोई इवेंट कराना है, कोई और चीज़ है, या वहाँ के बच्चों को डिस्काउंट देना है। एक यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में 30-30 हज़ार बच्चा पढ़ता है। फिर बड़ी जितनी कॉर्पोरेट कंपनियों मैंने साइन करके रखी। तो मैं ऑर्गेनिकली, पहले तो होता ही है, उसको बनाया जीरो से, अगर वो जीरो पे था या अगर नहीं भी था तो उसको पहले स्ट्रक्चर किया पूरे ब्रांड को, पूरी कंपनी स्ट्रक्चर। आई हैव ब्रांड जो 1-1 हज़ार से ऊपर लोग काम करते हैं, उनकी पूरी कंपनी स्ट्रक्चरिंग हम करते हैं कि भाई ये प्रोसेस फ्लो होगा, ये सप्लाई चेन इस तरह चलेगी, QC इस तरह होगी, इसके बाद रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, KPIs, OKR, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एवरीथिंग, ERP इंप्लीमेंटेशन। तो मैं जब कह रहा हूँ अडॉप्ट, तो लिटरली अडॉप्शन ही है वो, कि मैं कहता हूँ सारी मतलब सेट भी मैं करूंगा, कंपनी आगे चलाऊंगा भी मैं, आपने ऑपरेशंस देखने, उस ऑपरेशन को भी स्ट्रीमलाइन मैं करूंगा।
फिर उसको रिटेल स्टोर्स बनाने हैं, वो भी मैं देखूंगा, आर्किटेक्ट मेरे साथ, सारे लोग मेरे साथ, उसको पाकिस्तान में कहीं भी रिटेल स्टोर खोलना है, पूरी दुनिया में कहीं भी रिटेल स्टोर खोलना है। तो अब हमने जो अपना नेटवर्क पहले पाकिस्तान का था, हमने पैन अक्रॉस द वर्ल्ड ले गए कि मुझे किसी ब्रांड को यूके, जैसे मेरे ब्रांड्स हैं यूके स्केल हुए हैं, यूएई स्केल हुए हैं, सऊदी स्केल हुए हैं, यूएस में स्केल, मतलब आप नाम ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क हमारे पास है, उस मुल्क में जो भी करना है वो हम करेंगे। मुझे लग रहा है कि एआरई वेंचर्स की अलग से एक प्रोग्राम की जरूरत है, तो इस पे हम अलग एक डिस्कशन तो रखेंगे। इट्स ह्यूज। तो उसमें हमने जब सारी चीजें कवर की ना, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि ब्रांड को पता होता है मैंने यहाँ जाना है, दिमाग भी इसी का यूज करना है और टीम भी इसी की यूज करके मेरी अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लेना है और सारी चीजें स्मूथ करके अलाइन कर लेना है। और अभी कितने ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं आपके साथ? 108 ब्रांड्स हैं करंटली जो हम रन करते हैं, और वो डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स ऐड हुए जा रहे हैं। एंड हाउ ओल्ड इज एआरई वेंचर्स? 2.5 years old only. एंड हाउ बिग इज द टीम? करंटली 50 लोगों की टीम है, और अब उसको मतलब हम मुस्तकिल हायरिंग कर रहे हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं है। आज भी आप करियर्स पे जाके देखो तो 6-8 ओपनिंग्स डली हुई वहाँ पे भी, तो डेली बेसिस पे हायरिंग हो रही है, डेली नए लोग आ रहे हैं, ऑफिस भी वहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह। आप इसमें स्केलेबिलिटी कैसे देख रहे हैं कि 108 ब्रांड्स है, तो जैसे जैसे ब्रांड्स बढ़ेंगे टीम भी बढ़ानी पड़ेगी, या कहीं पे आप ऑटोमेशन पे, एआई पे, एमएल पे जा रहे हैं? देखिए मैं टेक्नोलॉजी लवर हूँ, सही है। अगर सोचें 50 के करीब बंदा 100 से ऊपर ब्रांड चला सकता है, सही है। तो मुझे ये पता है, मैंने कभी भी टेलीमार्ट, जैसे लोगों के एक नॉर्मली फ्लॉन्ट करने के लिए लोगों को चीज चाहिए होती है, पहली चीज ये पूछते हैं आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, पहली चीज ये पूछते हैं आजकल फ्लॉन्ट करने के लिए कि मेरे पास इतने लोग काम कर रहे हैं। जब मुझे कोई कहे ना मेरे पास 300 लोग काम करते हैं, मतलब यार इसका मतलब कहीं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, आपको इतने लोगों की जरूरत पड़ रही है। टेलीमार्ट में आज आपको पता है कितना बंदा काम करता है, क्या लगता है आपको? आई हैव नो आइडिया। 40 के आसपास लोग हैं टोटल टेलीमार्ट में, टोटल जो हेड ऑफिस बैठते हैं और पूरी कंपनी चलाता है। मैं जब लोग ज्यादा होते थे ना, मैं सोचता था कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कहीं मेरा सिस्टम लैक करता है, कोई ऑटोमेशन लैक करती है, मैं क्यों, मुझे इंसान के बच्चों की इतनी जरूरत पड़ रही है। मैंने क्या किया, मैं और नैरो डाउन करता हूँ। यहाँ पे भी यही है कि जहां मुझे लगता है ना कि यार मैं चीजों को ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं एआई को खुल के यूज कर सकता हूँ, मेजर जितने एआई टूल्स हैं उनका उनसे मैंने वो किया हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हैं, अब 3 बड़े आपके गेटवेज हैं जिनका मैं एग्रीगेटर हूँ पाकिस्तान में। आई एम लिटरली इन टॉक्स विद सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जिनका मैं एग्रीगेटर बन जाऊँ पाकिस्तान में और मीना पे। तो वो इसीलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं नैरो डाउन करता जाऊँ टीम को, और चीजें इतनी सेंसिबल हो कि डे एंड पे मुझे ये ना करना पड़ा हो कि मैं बैठा हूँ तो काम होगा। जिमनी सवाल अहमद भाई यहाँ पे ये है कि अगर हर चीज इस तरह से नैरो डाउन होती जाएगी ऑटोमेशन और एआई से, तो इंसान के बच्चे क्या करेंगे? नहीं, इंसानों के लिए काम निकलते हैं। देखिए उन कंपनी में भी इंसान काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ जहां इंसान की जरूरत है वहां उतने इंसान होने चाहिए। जब आप ये नॉर्मली लोग कहते हैं ना यार हमने डाउन साइजिंग की, मैं कहता नहीं, आपने राइट साइजिंग की। सही है कि अब आपको इतने लोगों की जरूरत नहीं थी, आपने नॉर्मली होता है जब ब्रांड बढ़ रहा होता है ना, आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, हम भी यही कर रहे होते हैं, ये भी रख लो बंदा, इसके लिए भी रख लो, उसके लिए बंदा रख लो। लेकिन जब आपको लगता है ना एक क्रंच आता है, फाइनेंशियल क्रंच, फिर आप सोचते हैं यार किसको मैं निकाल सकता हूँ, ये आपको पहले सोचना था, आपने उसको रखना ही नहीं चाहिए था। तो नॉर्मली लोग गलत हायरिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी इंसान के बच्चे ही चला रहे होते हैं, सही है। टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनी है, टेक्नोलॉजी आपको ओवरटेक करने के लिए नहीं बन सकती, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया, टेक्नोलॉजी आपने बनाई है। ये जरूर है कि आप, अल्लाह ने ही आपके दिमाग में डाला उसको बनाने के लिए, लेकिन जब अल्लाह ने आपको बनाया आप हमेशा सुपीरियर हैं, तो वो आपने ही यूज करनी है। एआई खुद से सारे काम नहीं करता, आपने उसको बताना पड़ता है। प्रॉम्प्ट भी एआई को आप ही दे रहे होते हैं, सही है। ये चले आज सिस्टम्स भी दे रहे हैं, सही है, लेकिन इंसान का रोल जरूर है, क्योंकि इंसान रैशनली सोच सकता है, इंसान सराउंडिंग को, चीजों को एब्जॉर्ब करता है। जो इंसान एक दूसरे के टैंट्रम्स हम नोट कर सकते हैं, वो एआई नोट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जाहिर सी बात है, इंसान भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी राइट जगह पे अगर इम्प्लीमेंटेड हो तो आप कम से कम ओवरहेड में, रिसोर्सेज में अच्छी चीज बिल्ड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन को रैप अप करने की तरफ आ रहे हैं। आप 14 ग्लोबल अवार्ड ले चुके हैं, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में फीचर हो चुके हैं। इनमें से वो कौन सी अचीवमेंट या माइलस्टोन था जो सबसे ज्यादा आपको खुशी देता है या एक्साइट करता है? अच्छा, बहुत सारे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जैसे 14 ग्लोबल अवार्ड्स हैं, दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जिनके पास 14 ग्लोबल अवार्ड्स हैं इस एज ब्रैकेट में। अगर मतलब आज इस साल में या अगले साल में मुझे एक आधा अवार्ड और कोई दे देता है, कोई अवार्डिंग बॉडी, तो मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसके पास इतने अवार्ड्स होंगे, सही है। इस एज ब्रैकेट में एंटरप्रेन्योर में किसी के पास नहीं है। फोर्ब्स में जाहिर सी बात है नाम आया तो एक अलग हाईलाइट थी। तो ये बहुत सारे, ये ग्लोबल अवार्ड मिले, लिटरली किसी ने खाते में नहीं लिया, हमें पता था हमें मिल रहा है, सही। हम अपने सोशल मीडिया पे लगा देते थे, मिल गया जी, मुबारक हो। फोर्ब्स एक ऐसी चीज थी जिससे वाकई एक हाईलाइट मिली, लोगों ने बोला अरे फोर्ब्स में नाम आया इसका,
हालांकि उससे पहले मुझे कोई 8-9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके थे, लेकिन फोर्ब्स में नाम आया, मुझे हर लिटरली मीडिया हाउस ने खुद रीच आउट किया, मेरे दोस्त के थ्रू, मेरे सोशल मीडिया पे, सर आपका इंटरव्यू, सर आपका इंटरव्यू। तो वो एक हाईलाइट था, एक हाईलाइट था, माइलस्टोन। उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छी है, फोर्ब्स से ज्यादा बड़ी होंगी शायद। वो क्या है, मैं 34 ग्लोबल अवार्ड्स हैं जिनका जूरी मेंबर हूं आज। मैंने पाकिस्तान और दुनिया का हर ब्रांड, आप सऊदी अरामको, एप्पल, DHL, आप नाम ले ब्रांड का, रिलायंस, टाटा, उन सबको एज ए जूरी मेंबर जज किया है। तो वो मेरे लिए जरा ज्यादा बड़ी हाईलाइट है कि मैं बोलता हूं यार जिस ब्रांड को हम दुनिया देखती है, एप्पल, सऊदी अरामको टॉप कंपनियां हैं पूरी दुनिया की, सही है, कैप टेबल पर दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में सारी, और उनको अगर आप एज ए जूरी मेंबर जज कर रहे हो और आप उनको बता रहे हैं ये अच्छा है इनमें और ये बुरा है, ये अवार्ड के लायक है, ये अवार्ड के लायक नहीं है, वो मेरे लिए मुझे लगता है ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी रिसेंटली एक वो होता है स्टार्टअप वर्ल्ड कप सिलिकॉन वैली में, अक्टूबर में होने जा रहा है, तो उसमें दुनिया में बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जिनको उन्होंने एज ए ग्लोबल मेंटोर हायर किया है, उसमें से आई एम वन ऑफ देम। वो अलग बात है कि मैं सिलिकॉन वैली ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा, सही, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन ये कि वो जो सिलेक्शन है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है कि जहाँ पे ड्रैगन्स डेन में जो आप ड्रैगन्स देख रहे हैं, या शार्क टैंक ग्लोबल में यूएस में जो आप देख रहे हैं जजेस, वो उसकी जूरी का पार्ट है। और वहां उन्होंने मेंटोर्स में मुझे भी ऐड किया, वो कि यार आपने बताना है इवेंट पे क्या होना है और आपने ही स्टार्टअप्स को जज करना है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, मुझे लगता है वो मेरे लिए थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है। वो जरूर है, उसमें पजीराई उस तरह की नहीं मिलती, लेकिन ये जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है उसको मेरे ख्याल में ज्यादा है। अहमद, आप अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं, अगर किसी एक चीज को क्रेडिट देना चाहिए? मैं जो है ना, जाहिर है कुछ चीजें हैं, जैसे अगर मैं उसको समरी में डाल दूं तो जाहिर है सिर्फ मैं हमेशा, हमारा जो बिलीफ है कोर के इज्जत जिल्लत सब अल्लाह की तरफ से, तो इज्जत देने वाली जात भी अल्लाह की है और ये अल्लाह की तरफ ही घूम के जाती है। हाँ, ये हम कहें कि एक हमारी क्वालिटी या एक कोई इंसान जिसकी वजह से, तो इंसानों में जाहिर सी बात है वालिद साहब है, जिनको मैं कहता हूँ मरते दम तक हम कुछ भी अच्छा करेंगे वो उन पे ही क्रेडिट जाना चाहिए, बुरा है वो हमारा होना चाहिए, सही, अच्छा हर क्रेडिट उन्हीं का है और ताहयात रहेगा, और हम उसी को एडमिट करते हैं। मैं बड़ा ओपन एडमिट करता हूँ, सही, क्योंकि उन्होंने हमें खेलने के लिए स्पेस दी, बनने दिया जो हम बनना चाहते थे और जिस तरह बिल्ड करना चाहते थे। अब अपनी क्वालिटी एक होनी चाहिए कि यार इंसान बोले जिसको मुझे लगता है यार ये मुझे चीज फायदा देती है, तो वो एक क्वालिटी है सिर्फ, वो है रिसर्च। सिर्फ एक क्वालिटी रिसर्च है कि जहां मैं कहूंगा कि यार मैं बहुत पढ़ता हूँ, चीजें सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद जब आप रैशनली जब पढ़ के, जब मतलब रिसर्च करके जब आप डिसीजन लेते हैं ना, वो नॉर्मली ऑन टारगेट होता है। और रिसर्च के लिए अहमद आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जिनको आप रिसर्च के लिए यूज करते हैं? देखिए, मैं तो लिटरली यूट्यूब पे केस स्टडीज भी पढ़ लूंगा, यूट्यूब की केस स्टडी मतलब वीडियो केस स्टडीज भी देख लूंगा, मैं जो इनके फाइनेंशियल्स निकलते हैं डॉक्यूमेंट्स वो भी देख लेता हूँ। इसके बाद जितनी ऐसी रिपोर्ट्स मुझे दिख रहा होता है जो वैलिडेटेड हैं और सेंसिबल हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भी जाके पढ़ लेते हैं। और प्लस कोशिश ये होती है कि पूरा सिर्फ एक कंपनी को कभी ना पढ़े, हमेशा इंडस्ट्री को पढ़े, क्योंकि कंपनी एक इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर रही है, चीजें कर रही है, तो हमें पता होता है कि यार इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, तो एक कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया, तो वो राइट बन गया उसके लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना वक्त बड़ा जरूरी है, तो वो जो वक्त है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए भी, कि किस दौरान पे आपकी पूरी इंडस्ट्री चल रही थी और उस वक्त उसने क्या डिसीजन लिया। कितनी दफा वो डिसीजन आपको मार देता है, कितनी दफा वो डिसीजन आपके लिए मल्टीप्लायर बन जाता है। तो रिसर्च इज समथिंग जो मुझे लगता है वो है कि मेरी एक अच्छी क्वालिटी है जिसने मुझे हमेशा फायदा दिया है। और एक और शायद क्वालिटी कहूंगा कि जो बर्दाश्त है ना, वो शायद जरूरत से ज्यादा है, सही, और वो भी अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने हमें इस तरह बना दिया। एक तो इंसानों का खौफ नहीं है, अल्लाह ने इंसानों का खौफ नहीं डाला अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दूसरी चीज़ अल्लाह ने डाली है ना वो ये है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, पी लेते हैं। और वो जो पीने की जो वो है ना, क्योंकि B2C इंडस्ट्री में बहुत गंदगी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं, हमारे मुल्क में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत इदारे आपको परेशान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उन चीज़ों को पी सकते हैं ना, तो ही उसके बाद आप एक बड़ा, क्योंकि बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ बिजनेस इसलिए बंद किया कि यार बहुत टेंशन है अहमद, रोज रोज किसी ना किसी की चिक चिक, फिर कस्टमर आपको हैरास कर रहा है, लिटरली जलील कर रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे टैग कर करके, नाम पे गालियां दे रहा है, नंबर ढूंढ के आपको कॉल करके गालियां देगा या मैसेज करेगा। तो वो जो चीजें एब्जॉर्ब करना है ना, वो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो अल्लाह ने ये चीज जो बिल्डअप कर दी है, तो रिसर्च प्लस ये वो टाइम के साथ लर्न करता है इंसान। ये नहीं है पहले दिन ये चीज हमने सीखी मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, सही, व्हेन इट कम्स टू वर्क, ऑल्सो आउटसाइड वर्क, कि मुझे पता है हम कराची के, सही है, हमें पता है हम बंदे को हैंडल कर सकते हैं, सही है, प्यार मोहब्बत से भी, और उसको मस्ती मजाक भी करना है तो पूरा करेंगे उसका, लेकिन आप नहीं कर सकते कितनी दफा। तो आप ये कहते हैं यार मैं उसके अंदर अपने अंदर कन्फाइंड रहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं करता। तो ये बर्दाश्त और रेजिलियंस ये कैसे आती है शख्सियत में? देखिए, एक टाइम की मैं जब मेरे एक बिलीफ है बड़ा कोर, सही है, और हम सब मुसलमानों का है अल्हम्दुलिल्लाह, बस कितने लोग उसको जो है ना समझ नहीं पाते।
मेरा ये बिलीफ है इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तो जब इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में, इंसान तो दे ही नहीं सकता। तो जब मैंने ये चीज रियलाइज की, मैंने बोला यार ये मतलब पूरा पाकिस्तान मिलके बोल रहा हो ना कि मुझे अहमद को जलील करना है, अल्लाह ना चाहता हो तो मैं जलील नहीं हो सकता। तो मेरा ये जो बिलीफ है ना, उससे मुझे बहुत बेनिफिट दिया। मैं कहता हूँ अगर मैं जलील हुआ हूँ ना तो अल्लाह ने चाहा होगा, अगर मैं नहीं हुआ ना, आपने बुलाया, आपने इज्जत दी है ना मुझे, ऐसे अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में हर बंदा बुलाना चाहता है, तो अल्लाह इज्जत दे रहा है ना हमें। जब अल्लाह इज्जत दे रहा है तो मैं वो 4 लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं मेरे बारे में, या कोई भी कुछ भी बोल देता है मेरे बारे में, तो मैं क्यों उस चीज की टेंशन लूं। तो वो जो बिलीफ है ना, कोर वैल्यूज, अल्लाह का शुक्र है वैल्यूज से बड़ा इंटैक्ट है। जब हमें पता है ना वैल्यूज हमारी है, तो इज्जत जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में, नफा नुकसान भी। इंसान जब कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं उस इंसान के लिए टेंशन क्यों पालूं। मैं उस इंसान के लिए टेंशन ही नहीं लेता और मैं खुश रहता हूँ। वेरी इंसाइटफुल अहमद, मुझे बहुत मजा आया इस कन्वर्सेशन का। और टू रैप इट अप, एक एंड पे हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, क्विक क्वेश्चंस एंड क्विक आंसर्स। अहमद रऊफ ईसा साहब लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? मॉरल्स वैल्यूज से वेल रूटेड, दिस इज लाइफ, बस। व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ? अल्लाह को खुश करना है और एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, बस। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस आई वुड से इज्जत इज सक्सेस फॉर मी, पैसा इज नॉट अ सक्सेस फॉर मी। ओके, सक्सेस का पैरामीटर में नहीं है पैसा मेरे लिए। एंड व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? हैप्पीनेस, किड्स अराउंड, फैमिली अराउंड, बस। ओके, और अपनी कोई पसंदीदा 3 किताबों के नाम बता दो। 2 मैंने लिखी है। नहीं सही है। डायरी ऑफ अ सीईओ मुझे पसंद है, सही है। और इसके अलावा मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबों का लवर नहीं हूँ, सही है। और एक ये कि रिसेंटली मैंने किताब देखी, मुझे अच्छी लगी, एंड आई डोंट थिंक सो इसके अलावा मुझे कोई इतनी किताबें पसंद है। मैं किताबों से नॉर्मली एक्साइट नहीं होती। रिसेंटली मैंने शाहरुख खान की जो है वो किताब पढ़ना शुरू करी और मुझे बहुत एक्साइट की वो किताब, सही है, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी, सही है। तो वो जो मैंने पढ़ना शुरू की ना शाहरुख खान की, वो मैंने बड़ी अलग से, हालांकि मेरे ऑफिस में कोई आए तो एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी है, वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, रिच डैड पुअर डैड, ये विजिट करूंगा भाई। हाँ, तो वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें, मेरे अक्सर मेरी टीम के लोग भी आते हैं, कहते हैं यार ये उठा ले हम किताब, सही है, मुझे पढ़नी है। तो मैं कहता हूँ जाओ उठा लो, पढ़ लो। तो उसमें मैंने रिसेंट एक एडिशन जो है वो शाहरुख खान की बुक का है, कि मुझे उसकी जर्नी शाहरुख खान की बड़ी इंस्पायर करती है। Okay. और जो स्टारडम है जो उसने बिल्ड किया है अपने लिए, जो ऑरा एक बिल्ड किया है, वो नॉर्मली जाहिर सी बात है उसके फेलियर में भी हमने देखा है वो ऑरा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो वो ऑरा बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। और बिजनेस वर्ल्ड में मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें ऑरा बिल्ड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो ऑरा वो वाला कैरी नहीं करते, जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं वो ऑरा नहीं कैरी कर रहे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें स्पेशली हमारी यूथ के लिए और लिसनर्स के लिए। देखिए, हमने बहुत सारी नेगेटिविटी की बात की, खराबियों की बात की, सिस्टम के फ्लॉस की बात की, माइंडसेट के खराबियों की बात की, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ एक हमें दिखती है ना, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, सही है। हम लोग बुरे हो सकते हैं, हम लोग बुरे हो सकते हैं, लोग भी हम बहुत अच्छे हैं। हम देखिए होता क्या है, हाँ देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं। इंसान जब कहता है ना मैं गलत हूँ या मेरे अंदर कोई बुराई है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हमारे मास्टर में एक चीज़ चल रही है काफ़ी टाइम से, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत होशियार लोग हैं, हम बहुत शातिर लोग हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं ना, आप अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। गुनाह भी सबसे बुरा गुनाह वो होता है जो आपको लगी नहीं आपने गुनाह किया, क्योंकि आप फिर उसके आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। जब आपको लगता है ना मैं होशियार हूँ और हमारी पूरी नेशन होशियार है और हम तो भाई ऐसी जगह पे दुनिया हमारे आगे पीछे, ऐसा नहीं। अगर जब आप ये सोचेंगे ना ऐसा नहीं है, तो आप अपने आप पे काम करेंगे। तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप ये जब निकल रहे होते हैं ना कि यार मैं पूरा माशरा सुधार दूं लेकिन खुद को नहीं सुधारूंगा मैं, ये तरीका नहीं होता। ज़कात का भी उसूल क्या है, अल्लाह क्या कहता है ज़कात का, कि पहले अपने सराउंडिंग में दो जिसको जरूरत है। तो जब ज़कात का भी यही है, इसी तरह इसका भी यही है भाई, कि इसमें भी आपने यही है, पहले अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को, अपने बच्चों की परवरिश ये तो करो सॉर्ट, उसके बाद माशरे को सुधारने निकलना भाई, उस वक्त माशरे वाला झंडा उठाना। तो अपने आप को सॉर्ट करें, चीजें करें। मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, मुल्क आगे अल्लाह ने चाहा चलेगा। मेरा बिलीफ है हमारा मुल्क जो है वो कलमे की बुनियाद पे बना है। 100 ईयर्स के पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? मैं 100 ईयर्स के पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा देखता हूँ, सही है। अगले 25 साल में पाकिस्तान के अच्छे दिखता हूँ, सही है। हमारी जो नई यूथ आएगी, उम्मीद है वो ट्रांसफॉर्म कर सके इस चीज़ को, सही है। हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इंटैक्ट हैं उनके साथ, कि हम चाहते हैं यार वो चीज़ अच्छी बन जाए। टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे, आज भी हम लेट हैं उसके लिए, लेकिन आज भी हम अडॉप्ट कर लेंगे, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। हम 25 करोड़ लोग हैं जो तकरीबन लोग अल्लाह के नाम पे जान देने को तैयार हैं।
हम जब 313 मुसलमान एक जंग फतह करके आए थे इतने लोगों के आगे, तो हम यहाँ 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, हम हार नहीं मान सकते। तो जब हमारे कलमे हैं, दिल में अल्लाह का खौफ है, मॉरल्स अच्छे हैं, तो हम उन चीज़ों पे फोकस करें और आगे दुनिया से सीखना शुरू करें। कोई बुराई नहीं है दुनिया से सीखना, पड़ोसी से भी सीखना अच्छी बात है। सीखें, मुल्क को ट्रांसफॉर्म करें, और अल्लाह ने चाहा हम एक बार फिर अल्लाह ने चाहा ऐसी कौम बन के दिखाएंगे कि दुनिया हमसे जो है ना वो मुस्तफ़ा मतलब हमारे पास आएगी और हमसे सीखना शुरू करेगी और बोलेगी इनसे फायदा उठाना है हमें। ये वो लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम वो चीज़ बिल्ड करके दिखाएंगे। वो चीज़ हमारी कौम के अंदर है। कभी कभी बहक जाते हैं हम लोग, अच्छा खासा बहक जाते हैं, वापस अल्लाह ने चाहा हम रूट्स पे आ जाते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स। आप देख रहे थे पॉडकास्ट लिव विद पर्पस। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज की ये नशिस्त, ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइंदा शोज़ में आप किन मेहमानों को देखना चाहेंगे, आप सजेशन दे सकते हैं। अहमद रऊफ़ ईसा साहब के लिए अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।